झारखंड जैसे जगह से, जो कि बहुत ही एक पिछड़ा जगह में जी, जाना जाता जी, है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और डेवलपमेंट के मामले में भी, जी। वहाँ से निकल के आईपीएस बनने तक का सफ़र, मतलब आपने ये कैसे अचीव किया? एंड आई वाज लूजिंग साइट। मेरे को आंख का प्रॉब्लम था और घर वाले सोचते थे हीरो बनने के लिए ये बोलता है हमको चश्मा चाहिए। तो मैंने भी आईएएस दिया था, होम कार्डर भी दिया था, लेकिन रैंक के हिसाब से मुझे नहीं मिल रहा। तो अगर रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाए इंडियन ब्यूरोक्रेसी का, तो इट हैज सक्सेसफुली फेल्ड। दैट इज वेयर इट स्टैंड्स। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एथिक्स को भी एक पेपर बना दिया। एक पेपर है एथिक्स, वो मेंस में देते हैं लोग। एक लड़का था जो आईपीएस में था, हाँ, अंडर ट्रेनिंग था, प्रोबेशन में था, वो दूसरे बार एग्जाम ले रहा था। आईपीएस का प्रोबेशनर यूपीएससी का एथिक्स का पेपर चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। तो देयर हैज बीन लैक ऑफ स्पाइन इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी और उनका कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी वो आज क्वेश्चन मार्क में है। अगर आप मुखर्जी नगर में 10 साल गुजार दिए और आप मैप बेचना शुरू कर दिए या किताब बेचना, तो कुछ है, कुछ तो कमी है, कुछ ऐसी खामियां हैं जो कोचिंग से और पढ़ने से वो सरमाउंट नहीं। दूसरा है कि मान लीजिए कुछ 1-2-4 घुस गए उसमें, वो वहां क्या गदर मचाएंगे कोई नहीं जानता, और उनको हरदम ये लग रहा है कि यार मैं डिजर्विंग था कि नहीं था, डिजर्विंग था कि नहीं था, हम घुस गए, अब तो हमें कर्तव्य दिखाना है। और ये कर्तव्य आपको रोज दिख रहा है इंडियन ब्यूरोक्रेसी। आईपीएस एंड पॉलिटिशियंस दोनों अपने आप एक पावरफुल पोजीशन है, और कई बार ऐसा होता है कि ड्यूटी के दौरान उनमें क्लैश भी होता है। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि क्या कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको गारंटी पनिश किया जाएगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो 89 बैच के आईपीएस ऑफिसर, फॉर्मर एडीजी इन कर्नाटका पुलिस, साइबर सिक्योरिटी गुरु एंड वेरी वेल नोन पब्लिक स्पीकर ऑफ आवर कंट्री एंड एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं, मिस्टर संजय सहाय। संजय सर ने अपनी लाइफ डेडिकेट की है साइबर सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट सिस्टम्स को बेटर बनाने के लिए, एंड अब वो यूथ्स की हेल्प कर रहे हैं थ्रू हिज टेक कंपनी एंड पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स। इस एपिसोड में हमने बात की है उनकी कैरियर जर्नी, पुलिसिंग से टेक वर्ल्ड तक उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और उन लर्निंग्स के बारे में जो कि हर यंग इंडियन को सुननी चाहिए। चलिए चलते हैं आज के हमारे गेस्ट के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, थैंक यू। एंड बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। सो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं झारखंड, उस समय बिहार था जब जी। मैं वो जगह छोड़ा, उस समय बिहार था, अभी वो झारखंड है। जी। तो उसमें एक जिला है पलामू। पलामू जिला का मुख्यालय डाल्टनगंज है, तो मैं वहीं को बिलोंग करता हूँ। और पैदाइश के बाद 10वीं क्लास तक मैं वहीं पढ़ा हूँ। जी। सो एक मतलब झारखंड जैसे जगह से, जो कि बहुत ही एक पिछड़ा जगह में जी, जाना जाता है जी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और डेवलपमेंट के मामले में भी, जी। वहाँ से निकल के आईपीएस बनने तक का सफ़र, मतलब आपने ये कैसे अचीव किया? बिकॉज क्योंकि बहुत कम रिसोर्सेज थे उस टाइम में, वो भी जी, आप 89 बैच के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। उस टाइम बहुत कम रिसोर्सेज, ऑनलाइन सुविधा भी उतना ज़्यादा नहीं था, ना जी। टीचर्स थे उतने अच्छे। आपने ये कैसे किया? ये कोई सफर नहीं रहा है और ना इसके पीछे कोई प्लानिंग रहा है। जी। और अगर हाइंडसाइट में अगर बोला जाए तो ये एक एक स्टेप के बाद होता गया, और हमने कभी आईपीएस बचपन में सोचा भी नहीं था। जी। तो जिस मोहल्ले में हम रहते थे उसका नाम है जेला था। जी। तो वहाँ 1970 में कुछ मिशनरीज आए, जी। जेसुइट मिशनरीज, उन्होंने एक स्कूल खोला। जी। स्कूल का नाम था विजया निकेतन। जी। आज उस स्कूल को सेक्रेड हार्ट स्कूल बोलते हैं। जी। तो हुआ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल आया है, बच्चे को अगर इंग्लिश मीडियम में डालेंगे तो पढ़ लिख के कुछ अच्छा करेगा। जी। और करीब करीब 3rd स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जी। मैं स्कूल का हाईएस्ट क्लास में था। मतलब स्कूल ही तीसरे क्लास तक था, फिर चौथा, पांचवा, हर एक साल एक एक क्लास बढ़ते चला गया और 10th में हम पास करके निकल गए। जी। तो हम लोग को किसी को आइडिया नहीं था कि क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा बोर्ड है, क्या बिल्कुल नहीं आइडिया था। और आईसीएसई का अगर आप करिकुलम देखते हैं जी। तो 8th 9th 10th मिला के 10th का बोर्ड एग्जाम्स होता था पहले। जी। लेकिन हमारे स्कूल को ये भी नहीं पता था कि 8th में शुरू करना है, तो हमने 9th और 10th में केवल पढ़ा। ओके। तो 9th और 10th में पढ़ा, और जो भी उसका रिजल्ट हुआ एक अलग कहानी है। इसके पीछे जो सबसे रोचक कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। जी। तो वहां किसी को ये नहीं था कि ये
क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा मुझे भी कुछ भी नहीं पता था। स्कूल जाते थे, आते थे, खेलते थे, अपना जिंदगी वैसे ही चलते रहती थी। और ज्यादातर ये सोच है, जैसे हम लोग भी करते हैं बच्चों बच्चों के उसमें, कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वो इंग्लिश में बात करेंगे। जी लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वो हम इंग्लिश, हिंदी, मगही, कोई भी लैंग्वेज अपना चलता। नया स्कूल वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, और हम लोग इस बात के लिए खुश थे कि हम जो है सो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। जी होना जाना उससे कुछ भी नहीं होने वाला था। जी उसी बीच में 8th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो मेरे नेबर के घर में कोई एक लड़का है। जी तो वो बताया कि वो दिल्ली में पढ़ता है, सेंट स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ता है। जी तो हमने सेंट स्टीवेंस कॉलेज वॉलेज का तो नाम नहीं सुना था उस समय, जी लेकिन बोलो दिल्ली में पढ़ता है तो दिल्ली समटाइम, जैसे अभी हम न्यूयॉर्क का सोचते हैं ना, जी उससे ज्यादा दिल्ली था। जी क्योंकि हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं, मतलब रांची एक दो बार चले गए, वही बहुत है। तो वो आए तो हम लोग भी मिलने गए। वो ऐसे भी देख के हम लोग को सोचे जैसे गाँव में लड़के भागते रहते हैं उस तरीके से। तो मैं उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ते हैं, तो कोई बी ऑनर्स इंग्लिश या कुछ उन्होंने बताया। फिर पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, जी बोला मैं राइटर बनना चाहता हूँ। तो डाल्टनगंज में हमने किसी को सुना नहीं था कि राइटर और ऑथर और ये सब, हमने कुछ सुना नहीं था। वही था, कोई सेकंड डिवीजन क्लर्क लग गया, कोई कहीं ग्रामीण बैंक में चला गया, कोई कहाँ चला गया। जी तो मुझे लगा नहीं कुछ इसमें दम है। जी तो मैंने पूछा कॉलेज बोले क्या, तो सेंट स्टीवेंस कॉलेज। जी और उस समय मेरे 50-55% नंबर आते होंगे, लेकिन मैंने दिल बना लिया कि भाई नहीं, वो सेंट स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ना है। जी अब कैसे पहुंचना है, क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। जी उसके 9th में हमारा आईसीएसई का पढ़ाई शुरू हो गया, कोर्स वगैरह। तो कुछ कुछ जो लोगों ने बताया, हम अपना पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो हमारा एक मास्टर था जायसवाल करके। जी तो जायसवाल जो हमें पढ़ाता था मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। जी एंड आई वाज लूजिंग साइट, मेरे को आंख का प्रॉब्लम था, और घर वाले सोचते थे हीरो बनने के लिए ये बोलता है हमको चश्मा चाहिए। जी ठीक है। तो 6 महीने उन्होंने कोई इलाज कराया नहीं। जी तो मैं एक दिन चला गया मेरे फादर के एक दोस्त के पास, जी जो कि डिप्टी सिविल सर्जन थे। ओके तो पूछे वो साहब साहब तुमको लेके आने, मैं अकेले हूँ घर में, मेरा आंख कोई दिखाना नहीं चाहता, वो बोलता है हीरो बनना है। तो उन्होंने देखा, तो -3 -3.5 दोनों आंख में था। वो घबरा गए। जी तो फिर वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन, चश्मा, आज तक मैं चश्मा पहनता हूँ, वो सब पूरी कार्रवाई हुई। जी उस बीच में हुआ क्या, वो 6 महीने में मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री मेरा पूरा गोल हो गया। जी ये दिखता ही नहीं था कुछ। जी ठीक है, तो वो चला। 9th में समवेयर आई थिंक मिड 9th, मैंने रियलाइज किया कि मेरे जो नंबर आ रहे हैं उससे तो कहीं एडमिशन होने वाला है नहीं, जी लेकिन एडमिशन भी मुझे चाहिए। और 3 स्कूल्स अच्छे थे उस समय बिहार जी में, आईसीएससी, आईएससी, उस सेक्टर वाले। हिंदी में मुझे जाने का शौक नहीं था। और ये जो 8th में जिससे मैं मिला, उससे मिलने से मुझे लगा कि सीबीएसई वाहियात है, दिल्ली बोर्ड वाहियात है, बिहार बोर्ड तो बिल्कुल ही वाहियात है। जी तो ये करके हमने सोचा कि अब +2 करना है तो आईएससी करना है। वो 3 मेन स्कूल्स में थे उस समय, सेंट जेवियर्स बोकारो, सेंट माइकल्स पटना एंड नोटर डेम पटना। तो नोटर डेम पटना तो गर्ल्स का हो गया, जी तो बाकी एक कोएड हो गया, एक बॉयज का हो गया। तो मैं किसी से पूछा कि प्रिंसिपल कौन है, तो कोई बोला कोई फादर मैकनमारा है। जी तो मैं उनको पोस्ट कार्ड और इंग्लैंड में लेटर लिखना शुरू कर जी दिया। एंड ही यूज्ड टू रिप्लाई आल्सो, रिप्लाई भी उनकी आती थी। ये खेल चल रहा था, पढ़ाई कम, ये सेटिंग ज्यादा चल रहा था। जी तो ये चलता चला ये ऐसा खेल। और जैसा होना चाहिए था, मेरे उम्मीद से जितना नंबर आना चाहिए उससे थोड़े ज्यादा ही आ गए। तो आई गॉट 59.3%। तो लगा कि नहीं, नंबर तो ठीक है, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ जी टू गेट एनीवेयर। जी तो मेरा भाई जो है वो पढ़ा है बीएचयू से। जी वो बोला चलो तुमको इलाहाबाद चलते हैं हम लोग, वहां तुमको बॉयज हाई स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। बॉयज हाई स्कूल अच्छा स्कूल है। तो मैं वहां गया, तो एडमिशन भी हो गया। तो वो बोले कि नहीं, इसमें पेइंग गेस्ट में रहना होगा एक टीचर के साथ। जी तो मैं गया, मिला विला उनसे। फिर किसी ने बताया उनका नाम, जी तो कोई क्रिश्चियन नाम था उनका। जी मैं बोला मैं तो नहीं रहूंगा। जी तो अपना ये दकियानुसी दिमाग और ख्याल जो भी है, तो वहां से हम लोग लौट के आ गए। जी और ये जून में ये क्लासेस शुरू होते हैं, और हम लोग का जुलाई अंत तक यही कार्यक्रम चल रहा है। कहाँ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे उसका किसी को कुछ नहीं पता है, चल रहा है खेल। तो फाइनली हमने बोला कि नहीं, बोकारो चलते हैं, वहाँ फादर मैकनमारा से मिलेंगे। जी तो 8 अगस्त को 1980 हम लोग पहुंचे फादर मैकनमारा के पास। जी उनका ऑफिस वॉफिस में गए, अपना हाफ पैंट गिंट पहन के, वो जैसे गाँव वहां से भागे हुए बच्चे होते हैं उस तरीके से, और मेरे पिताजी भी साथ थे। हम लोग गए। ओ यू आर संजय, व्हाट यू वांट?
तो मैंने बोला कि ऐसे 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 फादर आई वुड लाइक टू गेट एडमिटेड इन 11th स्टैंडर्ड। तो वो पूछे कि पता है कि कब शुरू हुआ है क्लास यहाँ? तो बोला हाँ मेरे को पता है। तो बोला कब हुआ है? तो मैं कुछ बोला 20 जून को ये कुछ। जी हाँ तो 20 जून का क्लास शुरू हुआ है, तुम 8 अगस्त को आ रहे हो। जी तो मैं बोला कि एडमिशन दे दीजिए ना बस, और तो क्या भी ज्यादा कुछ बात ही नहीं, ना बात करने आता था ना बात करने को कुछ था। तो वो बोले कि ठीक है ज्वाइन कर लो, जी कोई टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं हुआ, बोले ज्वाइन कर लो। तो मैं बोला आज तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, जी हाँ अभी मुझे जाना है डाल्टनगंज, सामान लाना है, सब बंदोबस्त तो करना है। जी तो बोले एक तो इतना लेट आ रहा है, ऊपर से ये नंबर भी नहीं है। जी सो समर वाज वेरी हैप्पी, बोले नहीं ठीक है तुम 18 को ज्वाइन कर लो। जी मैं गया, सामान बोरिया बिस्तर लाया और यहाँ सेट हो गया। जी वो ज्यादातर जो बच्चे थे वो 6.7 पॉइंट्स, जो पॉइंट सिस्टम आईसीएसई का वैसे थे, और मेरा 29 पॉइंट था। बहुत खतरनाक हुआ। तो एक जो अच्छी चीज हुई कि मेरे पेरेंट्स ने, उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं किया साइंस पढ़ने के लिए। तो साइंस मैथ्स मेरा उस दिन छूट गया। और एक अनकनेक्टेड स्टोरी जो अब कनेक्ट हो गया है कि मैं 10th में मैथ्स और साइंस छोड़ा। तो मैथ्स में 56 नंबर थे और साइंस में शायद 64 नंबर थे। उसके 20 साल बाद जी मैं टेक्नोलॉजी बहुत सीरियस शुरू किया 2000 में इन यूगोस्लाविया, इन इन द यूनाइटेड नेशन मिशन। ओके तो ठीक है वो एक अलग कहानी है। तो मैं गया, उसके साइंस मैथ्स हट गया तो मुझे भी थोड़ा ठीक लगा, जी तो मैं पढ़ना शुरू किया। तो 18 अगस्त से लेके दिसंबर दिसंबर में 11th का एग्जाम, ओके वो 5 महीने में 11th का एग्जाम आ गया। जी तो क्या करना नहीं समझ, लेकिन मैं लगा हुआ था, पढ़ रहा था, अच्छे से पढ़ रहा था, और पहली बार जिंदगी में थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा। जी तो मैं 11th का एग्जाम अच्छा हुआ। जी तो फिर टीचर्स वीचर्स बोले नहीं अच्छा तो यार तुम लिखते अच्छा हो, ये हो करके। हमारे से अच्छा करने वाला बहुत लोग थे, लेकिन ठीक है फिर भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं से लेके आया इसको, डिफरेंट ब्रीड का है, ये बैठने लायक नहीं है यहाँ। जी तो वैसा नहीं, तो थोड़ा मामला सेट हो गया। जी तो फिर हम पढ़ते चले गए। तो 1982 में हमने +2 दिया। जी तो करीब 16-18 महीने में मेरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जी और मार्च 2082 में 12th का एग्जाम दिया मैं, या कभी उसका रिजल्ट आया। जी उस जमाने में लिबरल आर्ट्स में मेरा 75% था, जबकि सेंट स्टीवेंस कॉलेज का कट ऑफ 67% था, मेरा 75% था। सेंट स्टीवेंस के एंट्री में भी आई वाज अमंग्स द टॉप। ओके उसके बाद फिर वही सेंट स्टीवेंस का अपना वो चढ़ा हुआ था दिमाग में, जी पुराना वो 8th क्लास में कोई डाल के चला गया। तो वहां से फिर मैं ये सब भेजता था, जी वो प्रोस्पेक्टस और ये वो आ गया। तो करके मैं पिताजी को बोला कि साहब चलिए। तो बोला नहीं नहीं रांची सेंट जेवियर्स में पढ़ लो। वो दिल्ली में पढ़ने का कोई सोचा ही नहीं ना, वहाँ किसी किसी के दिमाग में नहीं आया। तो मैं बोला मैं तो नहीं पढ़ता। जी अगर पढ़ूंगा तो सेंट स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। जी फिर हम लोग चले। देन आई अप्लाइड फॉर सेंट स्टीवेंस, हिंदू, एल्फिंस्टन, सेंट जेवियर्स, प्रेसिडेंसी, जो इंडिया के 7-8 टॉप कॉलेजेस, सब में अप्लाई किया और सब में हो गया मेरा। ओके तो दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में गए तो हिंदू कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है। ओके हिंदू इज नंबर 2 कॉलेज उस जमाने में, अभी भी यही लोग टॉप में जाते हैं, हिंदू, सेंट स्टीवेंस, लेडी श्रीराम कॉलेज एंड श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो हम गए, तो वहाँ एडमिशन हो गया, ले लिए। तो एडमिशन तो चाहिए। तो फिर दूसरे दिन देखे तो सेंट स्टीवेंस का इंटरव्यू लिस्ट में नाम आ गया। एक ही कॉलेज है जहाँ इंटरव्यू होता था। ओके तो हम गए इंटरव्यू में, हम भी अपना लग गए, जी इंटरव्यू दिए। तो जो प्रिंसिपल थे विलियम राजपाल, तो उस समय बोले कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन स्टीवेंस, यू आर कमिंग फ्रॉम बिहार, यू कुड हैव स्टडीड इन इलाहाबाद। तो मैं बोला कि अगर निकलना ही है घर से जी तो बेस्ट के लिए क्यों नहीं जाए। तो भाई 2-4 जो ऐसे सवाल हुए, तो फिर अपना चले गए। नेक्स्ट डे आए तो अपना एडमिशन लिस्ट में नाम भी था और हॉस्टल भी मिल गया। तो फिर वो लेके, और बाद में जो 760 रुपए जो हिंदू कॉलेज में थे 2-2.5 महीने के बाद मिला, उसका फिर मजा किया। जी तो यहाँ तक की ये कहानी है। जी जब सेंट स्टीवेंस कॉलेज में आए जी तो एक वो अलग दुनिया है। जी वहां जो है पूरे इंडिया के केवल टॉपर्स ही रहते हैं, वहां कोई उसके नीचे का नहीं। मतलब करीब हम लोग 1982 में 32,500 लोगों ने अप्लाई किया। ओके 32,500 लोग ऐसे हैं जो कट ऑफ के ऊपर हैं, जी उनके नीचे का तो कोई गिनती ही नहीं है। जी उसमें से 300-350 लोग का एडमिशन होता है। ओके सो यू आर ऑलरेडी अमंग्स द क्रीम इन दिस कंट्री, और आपको बार बार वो बताया जाता है
जी कि यहाँ कोई इसके लिए नहीं आता है कि बीए का डिग्री मिल जाए, वो नहीं। आपको है कि यू हैव टू एक्सेल इन लाइफ, नॉट टुडे, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए आपको एक्सेल करना है। जी तो वहां फिर रिजल्ट भी अपना ठीक हुआ, चलते चला गया, और पूरा माहौल ही था कि सिविल सर्विसेज। जी तो सिविल सर्विसेज की कहानी वहां शुरू हुई। ओके या बहुत तो बोकारो सेंट जेवियर्स में जब थोड़े नंबर वंबर अच्छे आने लगे। जी दूसरा क्या है कि मेरे को कोई बहुत ग्रेट इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज से नहीं था। ओके बिहार से आने के बाद भी और सेंट स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ने के बाद भी मेरे पास हिस्ट्री पढ़ के कोई मेरे पास दूसरा चॉइस नहीं था। ओके मतलब अच्छे नौकरी में मेरे पास दो तीन चॉइसेस थे। जी या तो मैं बाहर निकल जाऊं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में कहीं पढूं, जी उसके बाद एकेडमिक्स में निकल जाऊं, रिसर्च में निकल जाऊं, अदरवाइज लॉ करके दिल्ली में प्रैक्टिस करूं या जहां भी जो भी करूं। और तीसरा ये था, जी लेकिन सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ जी यही था जी कि 22-23 साल की उम्र में अपना मस्ती से जिंदगी जियो, जी और 60 साल तक का आपका इंश्योरेंस हो गया। उसमें 58 हुआ करता था, उसके बाद पेंशन मरते दम तक। जी तो ये कुछ अच्छा लगा कि ये जो है डील अच्छा है ये। जी तो हमने वो डील देखा, ठीक है। और उससे भी इंटरेस्टिंग क्या था कि हमारे यहाँ बैच का बैच निकल जाता था। जी वो जैसे ये टीसीएस वगैरह रिक्रूट करते हैं ना अभी, कि 1000 कहीं से उठा लिया, तो जी वैसे हमारा बैच का बैच निकलता था। और हम लोग 21-22 लोग थे दोस्त। जी हाँ, उसमें करीब 18-19 निकल गए, ओके इस सर्विस में उस सर्विस में। तो हमें ये नहीं लगता था कि कोई हम बहुत बड़ा एग्जाम दे रहे हैं। ओके हमें कभी कभी लगता था नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनुअल एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट है। जी सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो उसके बाद हम लोग जो है सो बीए खत्म किए। बीए के बाद एमए में वहां जो है, एमए पढ़ने कोई नहीं जाता है, ओके वो हॉस्टल के लिए लेते हैं। अच्छा तो पूरे एमए में मैंने 3 क्लास अटेंड किया 2 साल में, पूरे एमए में। जी हाँ, उसके बाद एमए की अलग कहानी है, हम लोग पूरे दिन रात यही पढ़ते थे। तो 1988 में, 87 में मैंने पहला अटेम्प्ट लिया। ओके मेरे को 86 में लेना था, जी लेकिन 86 में आई हैड रप्चर्ड अपेंडिक्स, उसको एक्यूट पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। ओके सेम चीज जो अमिताभ बच्चन को हुआ था, अच्छा उनको हिट से हुआ था, और मेरे को अपेंडिक्स बर्स्ट करने का। ओके तो आज भी मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन 7 जगह से कटा हुआ है, और करीब 6-7 फीट कटा हुआ है। ओके सो दैट आई हैव बीन कैरिंग सिंस 1985। ओके तो वहां से फिर शुरू हुआ। तो फिर पहले अटेम्प्ट दिया, जी प्रीलिम्स पास किया तो अच्छा लगा। फिर बोला मेंस है, तो मेंस दिया। जी मेंस के पास किया तो और भी अच्छा लगा। जी फिर बोले नहीं, थोड़ा इंटरव्यू भी अब ले लेते हैं। और हम लोग सबसे पहले अप्लाई करते थे। जी तो मेरा और 3-4 लोग थे, विच इंक्लूडेड यूपीएससी टॉपर ऑल्सो, प्रशांत। ओके तो वो 4 लोग का 378, 379, 380, 381 हम लोग का रोल नंबर था। ओके और शायद इफ आई रिमेम्बर करेक्टली मेरा 378 था। ओके तो अपना हुआ इंटरव्यू दे के, लगा कि बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, क्या हुआ नहीं हुआ नहीं पता है। जी फिर वो लास्ट में जो है सो रिजल्ट आ गया। तो अभी के जैसा तो था नहीं, जी तो रिजल्ट आ गया तो कोई बताए रिजल्ट आ गया फोन के से। जी अब हिम्मत नहीं है यूपीएससी जाने का, जी तो बोले सो लेते हैं, कल सुबह पेपर में देखे। जी हाँ, तो फिर सुबह उठ के वहां से, रूम में थे विजयनगर में, वहां से गए किंग्सवे कैंप या मलकागंज कहीं, जी वो पेपर बिछा के रखते नहीं सड़क जी के जी किनारे। जी तो गए, तो बोले एक टाइम्स ऑफ इंडिया दो। जी तो टाइम्स ऑफ इंडिया में उठा लेके, ऐसे बोला पैसा दो पहले, ऐसे जी ही लेके जा रहा। तो उसको पैसे दिए। तो फिर मैं देखा, और कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कुछ जैसे भी था, तो जी मैं देखा तो 378 है ही नहीं। ओके हाँ, तो मैं थोड़ा डिजेक्टेड हो गया, पेपर भी ये ले हाथ में है। तो मैं बोला नहीं नहीं यार, बैठ के ठीक से देखते हैं। जी तो ठीक से मैं देखा उसको, तो बोले तो बिल्कुल है यहाँ पे। जी तो एग्जैक्ट रैंक नहीं पता चल रहा था, लेकिन वो 250 के रेंज वेंज में अपना था। जी तो मैं अपना करके निकल गया। सो दिस इज माई होल जर्नी। जी सो आपका मतलब जब और मैं क्या करना चाहता था बीच में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज बहुत लोग मैनेजमेंट वगैरह भी करते हैं, एंड दैट्स द ओनली कॉलेज इन द कंट्री जहाँ हिस्ट्री पढ़ के भी जो है आईएम अहमदाबाद में लोग पढ़ते हैं। जी और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, जो समय 3 था उसके चौथा खुला, तो अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, तीनों में कॉल आ जाता था। ऐसे बहुत लड़के थे, ये कोई अजूबा नहीं था। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था, जो डाल्टनगंज से मैं लेके आया, कि मेरे को मैथ समझ में नहीं आता, ओके और मैनेजमेंट में बिना उसको कुछ होना नहीं है आपका। जी सो मैथ्स
और इंग्लिश, ये मेन खेल है। इंग्लिश आई यूज्ड टू स्कोर, मतलब 20 में 18 19 कुछ भी नंबर ले आया, जी तो इंग्लिश में टक्कर कोई कंपटीशन का मसला ही नहीं। लेकिन मैथ्स में उल्टा था। जी सो आई डिडंट हैव अ चॉइस, और आई डिडंट वांट टू टेक अ लॉन्गर रूट कि मैं लॉ पढ़ लूं और ये कर लूं, फिर जमा नहीं। सो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस या आईएएस था नहीं, मैं पहली बार, मेरा रैंक था 266। ओके 266 रैंक में मुझे मिला कस्टम्स। ओके अभी आईआरएस, कस्टम्स एंड जीएसटी बोलते हैं, उस जमाने में इट वाज इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस, ICNCES। जी ठीक है। हर एक आदमी पहला प्रेफरेंस जो है आईएएस देता है, कुछ आईएफएस देते हैं, जी फॉरेन सर्विस। जी तो मैंने भी आईएएस दिया था, जी होम कार्डर भी दिया था, लेकिन रैंक के हिसाब से मुझे नहीं मिल रहा था। जी तो उसके बाद क्या हुआ, मैं दूसरा अटेम्प्ट लिया। ओके दूसरे अटेम्प्ट में या तो पहले में 262 था, दूसरे में 266 था, ये यही दो ही रैंक मेरा था। तो दूसरे में आया तो उसमें भी कहीं इम्प्रूव नहीं किया, तो मैं जाके कस्टम्स में उसमें ज्वाइन कर लिया ओके फॉर फाउंडेशनल कोर्स। जब मेरा वो 16 हफ्ते का ट्रेनिंग खत्म हो रहा था, या 8-10 हफ्ते का ट्रेनिंग था, तो शायद कुछ लोगों ने छोड़ा होगा या जो भी हुआ, तो मेरे को ऑफर आया नागपुर में। मैं नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में था नागपुर में। तो मुझे वो ऑफर आया, वो तार बोलते थे ना, टेलीग्राम, जी वाया वेदर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो मेरे पास ऑफर ही केवल आईपीएस का था, जी आईएएस का ऑफर था नहीं। जी तो मैं गया, मैं तो किसी से आज तक किसी से पूछता नहीं, जो मर्जी करता हूँ। जी तो गया अपना वहाँ जनरल पोस्ट ऑफिस में, जी और उसमें लिख दिया एक्सेप्टेड, भेज दिया। जी हाँ, उधर से भी एक्सेप्टेड आ गया। जी तो यहाँ खत्म करने के बाद कस्टम्स में जाने की जगह मैं अपना चला गया नेशनल पुलिस एकेडमी। ओके सो दिस हैज बीन माय जर्नी। और थोड़ा सा, आई डोंट गिव एनी ग्रेट वैल्यू टू थिंग्स आई डू। ओके तो हम उसको मानते हैं कि नॉर्मल आदमी का काम है, ठीक है, कर लिया कर लिया। तो उसके बाद में तीसरे अटेम्प्ट का प्रीलिम्स भी दिया। ओके तो प्रीलिम्स दिया, उसके बाद ये पी चिदम्बरम वगैरह का लफड़ा चल रहा था, समथिंग कॉल्ड रूल 4, कि आपको छुट्टी नहीं देंगे, अच्छा कुछ इस तरीके का था। तो लॉट्स ऑफ पीपल वो केस लड़े हुए। हमारे अभी बगल की रहे कपिल मोहन, ही वाज इन इनकम टैक्स, उन्होंने, काफी लोगों ने लड़ा। मैं बोला छोड़ो यार, हो गया। तो मैं प्रीलिम्स पास करके थर्ड अटेम्प्ट दी थी। ओके उसके बाद अपना ज्वाइन कर लिया, जिंदगी चलते चली गई। सो आपको क्या लगता है कि उस टाइम की यूपीएससी में और अभी की यूपीएससी में क्या-क्या डिफरेंसेस है और यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है अपने एस्पिरेंट्स से? नहीं, देखिए, डिफरेंसेस तो यूपीएससी से ज्यादा जी, जो लोग जा रहे हैं उनमें डिफरेंसेस। ओके, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जी, किस चीज के लिए है वो पता होना चाहिए। जी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इनके बारे में बहुत पुरानी एक कहानी है। वो सैयद साहिबुद्दीन थे, जी, इंडियन फॉरेन सर्विस। जी, तो उनके इंटरव्यू का बोलते हैं, अब सही है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन बोलते हैं कि वो जब घुसे तो पानी गिरा रखा था दरवाजे पे, जी, इंटरव्यू रूम का, तो वो स्लिप कर गया। जी, करेक्ट। जी, तो किसी ने पूछा व्हाट इज दैट, जी, तो स्लिप करके उठते हुए बोले दैट इज ए प्रोनाउन। ओके, स्टोरी जी, ओवर। जी, ही वाज इन। जी, तो उस समय फॉरेन सर्विस के लिए 40% इंटरव्यू को दिया जाता था। ओके, जो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस का बात कर रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्होंने कैसे बनाया मुझे कोई आइडिया नहीं। जी, तो 79 में ये चेंज हुआ था, और अभी बीच में इधर कुछ चेंज हुआ है, काफी कुछ चेंज हुआ है। जी, तो हम लोग के समय था कि आप जो है जनरल स्टडीज लेना है आपको, और एक पेपर लेना है, जी, तो एक मेन पेपर। तो दोनों का मिला के आपको कुछ नंबर आने हैं। 10,000 लोग जो पहले सेलेक्ट होंगे, दे विल मूव ऑन टू द मेन एग्जामिनेशन। जी, अब उसके जगह पे आपका स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड आ गया है। उसमें जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें काफी कुछ एजिटेशन वगैरह हुआ। तो स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड जो है, वो एक केवल पास करने का पेपर हो गया। अगर आप पास करेंगे तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा। जैसे पहले हम लोग का लैंग्वेजेस का पेपर होता था। जी, मुझे अभी तक ये ठीक नहीं पता है कि ये प्रोसेस जी, पहले ठीक था या अभी ठीक है। जी, और मेरे हिसाब से, बिकॉज आई बिलीव इन दिस होल कॉन्सेप्ट, जो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग बोलता हूँ, जी, कि आपसे मिलके, आपसे बात करके, और आपका कुछ अच्छे तरीके से समझने के बाद जी, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा जी, कि आप सही कॉलेज में गए थे कि नहीं, जी, आपका पेरेंटिंग ठीक हुआ कि नहीं, जी, आपके 50 तरह की चीजें मैं आपको बता दूंगा। जी, तो अगर रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाए इंडियन ब्यूरोक्रेसी का, जी, तो इट हैज सक्सेसफुली फेल्ड। ओके, दैट इज वेयर इट स्टैंड्स।
दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एथिक्स को भी एक पेपर बना दिया। जी एक पेपर है एथिक्स करके, जी वो मेंस में देते हैं ये लोग। जी एक लड़का था जो आईपीएस में था, जी अंडर ट्रेनिंग था, प्रोबेशन में था, वो जी दूसरे बार एग्जाम ले रहा था। आईपीएस का प्रोबेशनर जी यूपीएससी का एथिक्स का पेपर चोरी करते हुए पकड़ा गया जी और उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। जी ठीक है। जी तीसरा, अब एक पेपर होता है ऐसे करके, जी तो मुझे जहां तक लगता है ज्यादातर लोग इंग्लिश में लिखते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, जी लेकिन अगर उस तरीके का पेपर हो रहा है 250 मार्क्स का जितने का भी एक पेपर होता है, जी लैंग्वेज स्किल्स क्यों नहीं इंप्रूव कर? जी देखिए ये सी गवर्नमेंट जॉब्स आर ऑफ डिफरेंट वैरायटी। जी ये जो हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट जॉब्स है भारत में, और भारत का किस्मत भी ये डिसाइड करते हैं। जी तो वैसा होने के कारण एक तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशंस का जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत आपका अच्छा होना चाहिए। जी उसके साथ साथ जो रीढ़ की हड्डियां बोलते हैं ना, जी वो स्पाइन होना चाहिए, और स्ट्रेट स्पाइन होना चाहिए। जी वो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में आप घुसते हैं तो जितना वर्टिब्रा आपका एक एक साल में एक एक खोखला होता चला जाता है, 32-34 साल होने तक आपके पास स्पाइन नहीं रहता है। और उसको सेशन साहब बोलते थे क्या, स्पाइनलेस वंडर। जी तो ये हो गया दूसरा। तीसरा, ये स्पाइन से कैसे कनेक्ट होता है, शायद आपको भी एक्सपीरियंस होगा, एंड आप क्या कितना मानते हैं नहीं मानते मुझे नहीं पता, जी लेकिन ब्यूरोक्रेसी जी में कितना स्पाइन है वो पूरा भारत जानता है। जी ठीक है। अब ये वो आयरन फ्रेम, स्टील फ्रेम, वो सब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में है, लेकिन एक्चुअली कितना आज फ्लेक्सिबल हो गया, कितना मिस यूज हो रहा है, सो दैट इज नोन टू एवरीबडी। सो प्राइमरली देयर इज नो टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी। जी कम्युनिकेशन के बाद आपका टेस्ट नहीं है, जी आपके पास साइकोलॉजी का टेस्ट नहीं है, जी आपके पास बाकी कोई एटीट्यूड और ये सब का टेस्ट नहीं है, प्लस वो कैंडिडेट में गट्स और करेज है कि नहीं, क्योंकि हमारा पूरा खेल ही उसी का है। जी और कुछ भी कर गुजरने का उसमें ताकत है कि नहीं। जी बाकी हिस्ट्री पढ़ के, सोशियोलॉजी पढ़ के, ज्योग्राफी पढ़ के, तो हमने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रूव कर दिया, सबने प्रूव कर दिया, मैं कोई अकेला नहीं किया। जी उसके दूसरा स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड उसमें भी कर देगा, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में भी कर देगा। जी तो इससे कहीं भी मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप एक ऐसे कैंडिडेट को निकाल रहे हैं जो 30-40 लाख लोगों का जवाबदारी ले सके। जी और जितने भी फोर्सेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बोलते हैं, तोड़ने के लिए, चाहे उसका कैरेक्टर का, पर्सनालिटी का, सोसाइटी का, क्राइम का, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, उसको चिपकाने वाले ये लोग हैं कि नहीं। जी तो मुझे ऐसा नहीं दिखा है 32 साल की नौकरी जी में। एक जनरल स्टेटमेंट है ये, उसके डिटेल में जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि ग्रैनुलरिटी पे आप जाएंगे तो हम एक एक चीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर एक कमेंट दिया जाए या एक जजमेंट या एक फाइनल रिजल्ट बताया जाए, जी तो देयर हैज बीन लैक ऑफ स्पाइन जी इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी, और उनका कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी वो आज क्वेश्चन मार्क में है। और उनका कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट जी and capability to, or the quotient of courage which they are supposed to have, जी and their capability to bulldoze for the right things, जी वो मिसिंग रहा है। जी सो एक चीज़ और कि अगर कोई एस्पिरेंट अगर यूपीएससी का तैयारी करते हैं जी। और 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद भी वो मोस्टली फेल्योर होते हैं, तो उस दौरान ऐसा कुछ वो बिल्ड नहीं कर पाते खुद के अंदर कि देखिए आगे जर्मनी में जी एक 6 स्टैंडर्ड है कभी टेस्ट होता है। जी जर्मनी में आप देखेंगे कि लोग जो गवर्नमेंट स्कूलिंग है ना, जी उससे बहुत लोग भागते हैं, इंडियंस बहुत ज्यादा भागते हैं, जी क्योंकि वो 6th में आपको सर्टिफिकेट दे देगा बच्चे को जी कि वो इसमें साइंस में या इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में इसमें जाने लायक है कि नहीं। जी और उसके बाद जो स्कूल्स हैं अच्छे स्पेशलाइज स्कूल, उसमें वही बच्चे जाएंगे। ओके तो इंडियंस क्या करते हैं, उनको भेज देते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स में, तो उससे बच जाए। तो इंडिया में कभी किसी लेवल पे ये डिसाइड करना पड़ेगा जी कि ब्रॉडली ये आदमी उस लायक है कि नहीं। जी और ये 10th और 12th में डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि
जब हर आदमी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है जी तो उनके अरमान बढ़ जाते हैं, जी और जो लेस डिजर्विंग है उसका अरमान ज्यादा होता है। जी जैसे आप पॉलिटिक्स में देखिए, वो जो लेस डिजर्विंग है उनका ज्यादा अरमान है। जी हमारे नौकरी में भी जो लेस डिजर्विंग है, एग्जाम पास कर लिया, जी लो उसका ज्यादा अरमान होता है और वो ज्यादा ऑफेंडेड फील करता है और वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जी सो एक पर्सनैलिटी जो हम बोलते हैं ना, एक स्थिरता होना चाहिए पर्सनैलिटी में, जी सो दैट इज मिसिंग। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी लड़का जो है, पहले तो अपने को वो माप ले जी कि हम उस लेवल के हैं कि नहीं। जी इसमें कोई अच्छाई और बुराई नहीं है, जी हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जी अगर आप मुखर्जी नगर में 10 साल गुजार दिए जी और आप मैप बेचना शुरू कर दिए या किताब बेचना, तो कुछ है, कुछ तो कमी है, कुछ ऐसी खामियां हैं जी जो कोचिंग से और पढ़ने से वो सरमाउंट नहीं होगा। जी तो इन सरमाउंटेबल को लेके या हैंडीकैप को लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं जी तो सक्सेस का बहुत कम चांसेस होता है। जी दूसरा है कि मान लीजिए कुछ एक दो चार घुस गए उसमें, जी वो वहां क्या गदर मचाएंगे कोई नहीं जानता है, जी बिकॉज वो वेंजेंस के थ्रू आ रहा है ओके और उनको हरदम ये लग रहा है कि यार मैं डिजर्विंग था कि नहीं था, डिजर्विंग था कि नहीं था, हम घुस गए, अब तो हमें कर्तव्य दिखाना है। जी और ये कर्तव्य आपको रोज दिख रहा है इंडियन ब्यूरोक्रेसी में। जी तो मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन के आगे तो कुछ होना नहीं जी चाहिए। और हर एक आदमी का एकेडमिक करियर में पता चल जाता है कि क्या उसका बेसिकली औकात क्या है, वो पता चल जाता जी तो एक चीज़ और कि मोस्टली आईपीएस एंड पॉलिटिशियंस दोनों अपने आप एक पावरफुल पोजीशन है और कई बार ऐसा होता है कि ड्यूटी के दौरान उनमें क्लैश भी होता है। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जॉब में? है। देखो क्या होता आया है पिछले 70-75 साल से, जी कि तीन स्टेज जो है ब्यूरोक्रेसी के डेवलपमेंट का हुआ है। जी तो पहला है कि अगर आप अच्छा काम करते थे जी तो आपका उसको रिवॉर्ड मिलता था। जी फिर एक स्टेज आया जब अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जी जो पॉलिटिकल क्लास है या गवर्नमेंट है वो जी इनडिफरेंट है, वो बॉदर्ड नहीं, आप करो तो करो, जो भी करो। और अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ कि अगर आप अच्छा काम करते हैं जी तो आपको गारंटी पनिश किया जाएगा जी किसी न किसी तरीके से। जी जहां तक ये पावरफुल पोस्ट और इसका सवाल है, तो दो चीज हमें समझने की जरूरत है। जी पहला है कि अगर हम लोग दो अलग अलग जाति हैं या ब्रीड हैं या एक्सपर्टीज हैं जी तो हम दोनों साथ काम नहीं कर सकते हैं। अभी क्या बोलता है ब्यूरोक्रेट, क्या बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तेज हूँ, मुझे ये आता है वो आता है, पॉलिटिशियन को कुछ नहीं आता है, वो जो भी है, जी वो डिफरेंस आपको भी पता है, हमको भी पता है। जी और वो क्लेम करता है कि हम अलग है, वो अलग है। जी लेकिन अगर साथ ये काम हो रहा है जी और 76 साल से हो रहा है जी तो ये तो साथ ही कर रहे हैं ना। जी हमें तो नहीं पता चलता एज अ ले मैन, जी एक सिटीजन को पता नहीं चलता है कि ब्यूरोक्रेट डिसाइड किया है या पॉलिटिशियन डिसाइड किया है, और ब्यूरोक्रेट हरदम अच्छा डिसाइड किया और पॉलिटिशियन हरदम खराब डिसाइड किया है। इसका तो कोई सिस्टम है नहीं पता करने का और होता भी नहीं है। तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रेंज बेड फेलोज। जी एक ही रूम में रहते हैं जी लेकिन वो क्लेम करते हैं विचार अलग है। जी लेकिन अब अगर एक ही रूम में आप रहते हैं कि साथ ही रहते हैं और विचार आपके इतने अलग हैं कि आप साथ नहीं रह सकते, तो अभी तक बाहर आ जाते हैं, लेकिन आया नहीं। तो ये तंत्र चलना कैसा है ये हमें समझना है। जी हाउ डज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, और उससे भी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन कैसे होता है। जी तो जो पुराना ढर्रा है जी उसके हिसाब से कोई भी चीज अगर मंत्री को करवाना है या करना है या कोई डिसीजन कैबिनेट का हुआ तो उसके पहले ब्यूरोक्रेट को बताया जाता है ये चीज हम लोग कर रहे हैं, उसका जो भी बैकग्राउंड मटेरियल आप रेडी कीजिए। जी उसके लिए मीटिंग्स करना है, जो करना है, 50 तरह की चीजें जी फाइनली वो लेके आता है। उसके बाद उस पर स्टडी हुआ करते करते एक डिसीजन होगा। जनरली माना जाता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जी एक्सपर्ट्स ब्यूरोक्रेसी है, एक्सपर्ट्स पॉलिटिकल क्लास नहीं है, पॉलिटिशियंस नहीं है, एक्सपर्ट्स हो टू द गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब हुआ ओनली द मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर, दैट इज जी गवर्नमेंट। रेस्ट ऑल ऑफ अस आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। जी कैबिनेट इज द गवर्नमेंट। जो हम लोग बोलते हैं ना कि मैं गवर्नमेंट हूं, कोई ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट नहीं होता, उसका लिखा रहता है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, जी additional secretary. So what is government? So government is precisely your cabinet, which is the elected component किसी भी डेमोक्रेसी का, जी वो गवर्नमेंट है। तो उसके पास जाता है
जी। उसके पास गया तो वो अपना जो भी स्टडी करके 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 फाइनली डिसीजन हुआ। जी। फिर उसका जो मेथोडोलॉजी एग्जीक्यूशन का कि कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी हमारे स्टाइल से होगा जो लेड आउट है। जी। लेकिन बीच में एक स्टेज आया था जब बोलते थे कि इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट में। जी। मान लीजिए आप मेरे नीचे काम करते हैं, जी। मेरे को अधिकार है आपको ट्रांसफर करने का, आपको पनिश करने का। जी। तो मंत्री जी बोलेंगे नहीं, इसको आपको अपने पास रखना है, आपको इसको रिवॉर्ड देना है, मुझे आपको सस्पेंड करना है, और वो बोल रहा है प्रमोट करना है। जी। ठीक है, चॉइस मेरे पास है। जी। तो ये इंटरफेरेंस वाला स्टेज आया। ये इंटरफेरेंस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये हालत हो गया है। और एक रिसेंट टीवी चैनल में बोला कि वो बोला कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, पॉलिटिशियंस हैव लिटरली हाईजैक्ड द होल सिस्टम। जी। तो आज के तारीख में वही सिस्टम रन करते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स का, पुलिस ऑफिसर्स का जो पावर और जो जिस तरीके से अब हाव भाव या जो भी बनाया गया है जी। वो केवल पब्लिक के लिए है। जी। आप अगर कोई भी आज मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से किसी से भी पूछिए कि एक सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर जी। कितना पावरफुल है, वेदर यू हैव द गट्स टू टेक हिम ऑन। जी। एक कॉर्पोरेटर भी बोला कि मैं निपट लूंगा। और ब्यूरोक्रेसी में कोई छोटी भी गलती हो, बैंगलोर बैंगलोर स्टैम्पेड आप देख चुके हैं, जी। कोई भी गलती हो तो आप उस पर एक्शन ले लेंगे। जी। लेकिन एक कॉर्पोरेटर भी है, उस पर कुछ भी हो जाए ना, तो हो सकता है कि उस पार्टी का प्रेसिडेंट भी उस एक्शन नहीं ले सकता जी। है। एक्शन तभी होता है जब दूसरे पार्टी का गवर्नमेंट हो, या इतना कुछ क्रिमिनल हो चुका है जी। कि आप उसको ढक नहीं सकते। जी। तो इन इन दो स्टैंड पॉइंट्स और दो पिलर्स के बीच में ही इस तरीके का काम होता है। तो ये बना किस लिए था? बना था कि सरकार जो है डिसाइड करेगी बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ इनपुट्स, और ये एग्जीक्यूट करेंगे। और जब उसको डिसीजन मेकिंग के समय सब इनपुट्स इनके थ्रू आएगा, बिकॉज इनके पास एक्सपीरियंस। और दूसरा कि ये दोनों एग्जीक्यूटिव है। जी। द ब्यूरोक्रेसी को हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ओके। क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूटी आता है और सब कुछ एक ढर्रे से चलता है। उनको कोई लेना देना नहीं, कौन सरकार है कौन सरकार नहीं है। जी। और उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जी। जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आते हैं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जी। ये दोनों को एक साथ काम करके डिलीवर करना है। अगर एक साथ काम करना है तो सोच भी एक होना चाहिए, जी। काम करने का एक उनका जो प्रणाली है वो भी एक होना चाहिए। और एक जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, जी। कि सब कुछ जो है, आप जो ज्यादा दबा हुआ तबका है, ज्यादा कमजोर है, जिसके पास पैसे कम है, पावर नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, तो सरकार एक्चुअली उसके लिए बनी है। जी। इसीलिए मैं एक किसी भी इसको, मतलब एटलीस्ट इंडिया को वेलफेयर स्टेट बोलता जी। है। ये पॉलिटिकल क्लास फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है, जो भी हमारे व्यूअर्स है वो डिसाइड कर लें। जी। ब्यूरोक्रेटिक क्लास फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन बाद में फिर मैं वही रिवर्स इंजीनियरिंग पे आता हूँ जी। कि जो गरीब आदमी वहां है, जो आदमी ये केस रजिस्टर कराने जा रहा है, जी। उसको न्याय मिला कि नहीं, उसको रिजल्ट मिला कि नहीं, उसको डिलीवरी मिला कि नहीं। जी। अगर उसको नहीं मिल रहा है तो ये तंत्र रहना नहीं रहना, डिग्रेडेड हालत में रहना, सेमी फंक्शनल में रहना, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जी। सो अभी तक का अब आपका जितना भी पोस्टिंग्स हुए हैं, आपके जी, लिए सबसे चैलेंजिंग पोस्टिंग कौन सा रहा है? ये पोस्टिंग तो पुलिस में सब चैलेंजिंग होता है। जी। और मेरे लिए फॉर्चुनेटली चैलेंज जिंदगी के बहुत ही शुरुआत में ही हो गई, जी। क्योंकि हम काम सब जल्दी किया और जल्दी जल्दी, और नौकरी भी जल्दी छोड़ के निकल गए। जी। तो मैं ज्वाइन किया एज एएसपी जी। पुत्तूर सब डिवीजन मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में, उसको जी। दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। जी। और मैं ज्वाइन किया, उसके बाद एक आध कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह हुआ, और उसी साल 6 तारीख को, जी। 6 दिसंबर 1992, जी। तो वो सुबह से कुछ खबर आ रही थी कि अयोध्या में ऐसे वैसे करके, शाम तक ये हो गया कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। जी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं और अभी जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी कर्नाटका के हैं, जी। तो हम लोग एडजॉइनिंग सब डिविजन्स में थे। जी। मैं पुत्तूर में था, एंड शालिनी वाज इन मैंगलोर सब डिवीजन, और बंटवाल एक तालुका था जो हम लोग का कॉमन ज्यूरिसडिक्शन था। जी। तो उस दिन हम लोग सुबह उठे 7 दिसंबर, जी। और मैंगलोर अभी भी आप देख रहे हैं ज्यादा कुछ बदला नहीं वो डिस्ट्रिक्ट, जी। अभी भी कम्युनल क्लैशेस वहां होते हैं, खूब अभी हुआ है रिसेंटली। जी।
तो उस माहौल में तो आप सोच सकते हैं। तो कर्नाटका का सबसे वर्स्ट इफेक्टेड था पोस्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। ओके। तो वहीं से हमारा ट्रेनिंग शुरू हो गया, लाइव ट्रेनिंग शुरू हो गया, जी। शूट एट साइट ऑर्डर्स। एक था जबकि अक्रॉस द बॉर्डर, जी। पुत्तूर का बॉर्डर, दक्षिण कन्नड़ा का बॉर्डर जो केरला के साथ सटा हुआ है, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है दूसरी तरफ। जी। तो हम लोग इधर थे तो खबर मिला कि कोई जो है किसी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट कर दिया गया। जी। तो उसका बॉडी को फिर लाना था। जी। विटला करके एक छोटी जगह है, जी। वहां हम उसको लाए, वहां रख नहीं सकते थे कि और क्लैशेस बढ़ जाएंगे। जी। तो मैंगलोर में फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया, फिर लेके आया गन पॉइंट पे, उसका क्रिमेशन कराया गया। ओके। तो इस तरीके से कई वाकयात है। वहां से लेके अगर आप चलिए दूसरे एंड पे, जी। तो सूडान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी। तो मैं रीजनल कमांडर था एक एरिया का। जी। तो खबर आया कि ऐसा ऐसा है, तो यूएन सिक्योरिटी को, वो मैं यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा हूँ, उसको बुलाया। जी। तो हमारे यहाँ का आइडिया था भाई ठीक है चलो चलते हैं, गए हुए। मैं आइडिया नहीं था कि सीन क्या है, नए थे। तो वहां सब AK-47 लेके घूम रहे थे। जी। और पहले का जो टेररिस्ट ग्रुप था, मिलिशिया बोलते हैं, ओके। वो मिलिशिया ही आर्मी हो गया था। ओके। तो जी। गए हम लोग अपना, तो पूछे क्या मसला है। जी। तो मसला ये था कि उनका सैलरी डे था ओके। और कैश कहीं और से आता था। तो ये ट्रंक में कैश लेके आए अच्छा। और ट्रंक रख के इधर तो AK-47 और मिलके पैसा बांटना शुरू किया, सैलरी देना शुरू किया। हाँ। तो सैलरी जो है बीच में ही खत्म हो गया और लास्ट तक नहीं पहुंचा। तो वो बंदे उठे, उनके पास भी AK-47 AK-56। तो वो उठे, ये 5 जो पैसा लेके आए थे बांटने के लिए उनके हेडक्वार्टर से या जहां से भी, उनको मार दिया वहीं, खत्म। हम गए वो सीन देखने, जी। और हमें वहां जो यहाँ का पावर्स है वो पावर्स नहीं है। हम पुलिस ऑब्जर्वर्स करके हैं, तो हम गोली नहीं चला सकते, ओके। तो हमारे पास पावर्स नहीं है। ये पूरे के पूरे ट्रंक है जी। और AK-47 AK-56 लेके घूम रहे हैं, हमारे पास वेपन नहीं है, किसी का बैरल टकरा है, किसी का कुछ टकरा रहा है। जी। तो हमने सोचा भाई क्या करना है। जी। अब जवाबदारी आपके पास है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और जी। आपके जान पे आ गया, जी। तो आप क्या करेंगे? आप वहां से इज्जत बचा के निकल जाएंगे। जी। एंड दैट इज द ओनली सेंसिबल थिंग टू डू। तो कोई बोले ऐसे करना वैसे करना, मैं बोला कि देखो कुछ नहीं हो सकता है, जी। अगर हम लोग यहाँ से धीरे से निकल गए जी। तो वही काफी हम लोग की जिंदगी के लिए। जी। तो किसी ने किसी को फंसाया, किसी को कुछ बोला, और हम लोग वहां से निकल गए। तो ऐसे भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होते हैं। उसके आगे अब तीसरा चलिए, 2013 छत्तीसगढ़ इलेक्शंस। जी। तो मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर था, डायरेक्ट मेरा लॉ एंड ऑर्डर से नहीं था, लेकिन जो मैं लिख के भेजूंगा इलेक्शन कमीशन को जी। ऑन लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज फाइनल। ओके। तो जिस सर्किट हाउस में हम लोग कानकेर में रहते थे, जी। उस सर्किट हाउस में डॉक्टर रमन सिंह अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक रात भी नहीं रहे, ओके। और वहां हम लोग 35 रात रहे। जी। तो एक हमारा इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वर था, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का यंग लड़का था। जी। तो 2 बजे रात में मैं उठा, सोचा देखे क्या हो रहा है। 5 ऑब्जर्वर्स हम लोग थे वहां, और करीब 30-40 कमांडो से हमारे को रखा गया था एज सेफ एज पॉसिबल। नक्सलाइट्स ने बोला था कि पहला टारगेट हम लोग का इलेक्शन ऑब्जर्वर्स है, जी। हाँ, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर। जी। तो 2 बजे रात में मैं उठा, मैं उससे, यंग लड़का था, तो मैं उससे पूछा, तो बोला नहीं सर मैं कोडिंग कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर था, वो आ गया ब्यूरोक्रेसी में। जी। तो मैं बोला नहीं कोडिंग तो नहीं लग रहा है, कुछ और क्या है? बोला नहीं सर डर लग रहा जी। है। तो वो एक अलग वाकया था। जी। और हम लोग ऐसे ऐसे जगह पर लैंड कर रहे हैं जहाँ क्रॉस फायर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो और एक सबसे अच्छा क्या हुआ था, जो कि हमें उस समय कोई डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, तो हमारी ट्रेनिंग जो है हुई पंजाब टेररिज्म में। ओके। तो हम 15 दिन जो है पंजाब में हम थे, अमृतसर में, तरन तारण में। तो एक अलग दुनिया था, उतना लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस सिचुएशन जी। मुझे नहीं लगता शायद इंडिया में उसके बाद कभी हुआ। ओके। तो वहां हमारा ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हुआ। तो अरुणाचल प्रदेश में है कि कितना डिफिकल्ट आप झेल सकते हैं उसके लिए, और यहाँ बिल्कुल ही रॉ लॉ एंड ऑर्डर, रॉ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, रॉ एम्बुश, क्रॉस फायर, जैसे हम वो शक्कर के खेत में जा रहे हैं, वो शुगर केन गैस में। जी। तो हमारे 3 थे। तो एक इंटरेस्टिंग भी बता दूं, वो पता नहीं
वो पसंद करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे। तो एक हमारा बैचमेट था, जी तो हम लोग गन्ने के खेत में घुसे 3 साढ़े 3 बजे रात में। मैं उसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन या कुछ था, जी और सीआरपीएफ का एक कमांडेंट हम लोग का बॉस था उस समय। जी तो हम लोग को लेके गए कि चलो प्रोबेशनर सबको दिखाते हैं। जी हम लोग वो गन्ने के खेत में ऊपर से फायरिंग हो रही है। जी तो उसमें एक लड़का था, बोला कि सर 3 दिन के बाद मुझे छुट्टी पे जाना है, जी मेरी शादी है। जी तो बोला बच जाओगे तो जाओगे। जी तो तो ये सब हमने देखा है। तो आई थिंक ये क्राइसिस सिचुएशन ही आपको स्ट्रांग बनाता है। जी तो अनगिनत है, आप बात करते जाएंगे तो हम बात करते ही चले जाएंगे। जी और हर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो यही नहीं है कि आप वहां खड़ा होकर हैंडल कर रहे हैं या गोली फेस कर रहे हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट है। जी बहुत ऐसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होते हैं जो आप सीन पे नहीं है, जी आप बैक एंड में हैंडल कर रहे जी हैं, आप जो है कंट्रोल रूम में हैंडल कर रहे जी हैं, लेकिन आपका हर एक डिसीजन से जान जा सकता है, बचाया जा सकता है, बहुत तरह की चीज हो सकती है। और उसका एक वाकया मैं दूंगा, 1994 आई थिंक और 1993। जी उस समय बेंगलोर में ये न्यूज रिलेटेड एक राइट्स हुए थे, 15 या 17 लोग मारे गए थे। तो उसमें मैं 24/7 कंट्रोल रूम हैंडल करता था। जी तो वो एक अलग था, तो अलग नेचर ऑफ हैंडलिंग है। एक और भी इंटरेस्टिंग है जो कि मतलब इट वाज नॉट अ ग्रेव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग इसलिए मानता हूँ कि मैं मैंगलोर गया था कुछ काम से, एसपी था, तो उधर बाइंदूर में कुछ इनके फिशरमैन और दूसरे कम्युनिटी में क्लैशेस हो गए। जी तो वहां की जो एएसपी थी, तो उनको कुछ मेडिकल इश्यूज था, तो मेरे को भेजा कि मैं गया वहां, देखे पूरा आग लगा हुआ है वो। और ये फिशरमैन कम्युनिटी है, पूरे उनके बोट्स लगे रहते हैं। जी तो ठीक है, हमने जो किया किया वो अलग है। तो मैं गया था मीटिंग अटेंड करने रिक्रूटमेंट का, वहां से मैं बैंदूर चला गया 90 किलोमीटर। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, टोपी बेटन ये जो पहने उसके आगे कुछ भी नहीं है। जी हाँ, एक कोई बैग होगा, कोई 1-2 डायरी होगा। जी तो ये आफ्टरनून से रात तक ये चलता गया कि मीटिंग हुआ नहीं, यहाँ पे थी, जाओ देखो। जी जब सुबह हो गया तो बोला अब करें तो हम क्या करें। जी तो जैसे उनको तकलीफ हो रही है, मेरे को भी तकलीफ हो रही थी। तो वहां से मुझे याद नहीं है वो कौन सा होटल था, तो वहां उस होटल में मेरे को ले गए। जी तो मैं बोला, और उस इस तरीके का सहूलियत उस समय नहीं था। जी तो वो ले गए, तो मैं बोला कम से कम एक टूथपेस्ट तो ले आओ। जी तो टूथपेस्ट, एक आध साबुन कुछ ले आए, लेकिन उसके आगे जी तो मैं पूरे कपड़े खोल के वहां जी पंखे के नीचे रख दिया सूखने के लिए। जी और उसके बाद बाकी सब मुझे जो जो करना हुआ करके आके, फिर वही तब तक सूख गया था, वो पहन के फिर मैं चला गया। जी तो ऐसे करीब 3 दिन हम जिए। ओके फिर उस बीच में फिर हमारा वो घर से आ गया। तो तरह तरह का लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। बस एक ही चीज आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि हमें चोट लग जाएगी या जान चली जाएगी। वो जिस दिन जाना होगा वो चली जाएगी, हमारे रुकने से वो नहीं रुकने वाला जी है। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर केस जो कि आपको अभी तक याद हो आपके पूरे एक केस सर्विस नहीं भाई, केस तो बहुत तरह याद है, जी लेकिन एक केस में आपको बहुत इंटरेस्टिंग केस है वो। जी तो कोडगू डिस्ट्रिक्ट में जी वो इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गन लाइसेंस। ओके उनका एक अलग कैटेगरी है। जी तो रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन गन लाइसेंस से वो एग्जेम्प्टेड है। जी तो वहाँ एक बंदा था, चटीचा उसका नाम, अगर मुझे ठीक से याद है। जी तो वो जाके वो जो पेपर वर्क करके वहां से गन स्मगलिंग करता था, ओके और काफी दिन चला ये। जी तो वो गन स्मगलिंग करते करते कहीं एक निकल गया कहीं से, कि वो डीसी ऑफिस में जाके ऐसे मैनिपुलेट करता है, वैसे करता है। तो उसका इन्वेस्टिगेशन तो एक पार्ट हुआ, क्योंकि अपने ही लोग इन्वॉल्व हैं, कोई डीसी ऑफिस का करके। उससे भी इंटरेस्टिंग था कि मेरा इंस्पेक्टर था, जी उसका मैं नाम नहीं लूंगा। जी तो इंस्पेक्टर था, वो भी इन्वॉल्व था। ओके तो मैं पहला केस जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मैंने इंस्पेक्टर पे किया। ओके और वी अरेस्टेड हिम, 1-2 दिन के बाद हुआ जो भी हुआ। तो ये दिमाग में रह जाता है। एक जो कि बिल्कुल ही एक यहाँ किडनी रैकेट चलता था उस जमाने में, ओके आई थिंक 94 या कुछ। तो इस तरीके से केसेस के बाद केसेस के बाद केसेस है। जी सो आपके अकॉर्डिंग इंडियन पुलिसिंग सिस्टम में सबसे जरूरी रिफॉर्म अभी क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से सबसे जरूरी रिफॉर्म है कि हम पुलिस मैन को, पुलिस वुमेन को वो एक्सपर्टीज दें जिसकी जरूरत है। जी क्योंकि आज यही देखा गया, एक्सपर्टीज में 3 चीजें। जी पहला है देयर नॉलेज ऑफ लॉ जी और अदर रिलेटेड वर्क, जी ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 टेक्नोलॉजी, जी और नंबर 3 सेम वहीं पे हम आ गए,
इरेक्ट स्पाइन, करेज, जी ये सबसे बड़ा मसला। ये तीनों भी हटा देना तो ये जो है कि हम दब के रहे, जो पॉलिटिशियन बोल दिया, जो बॉस बोल दिया, वो करते 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 एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस खत्म हो गया। जी रिफॉर्म्स पे आज नहीं बहुत बार कमिटीज बैठी, और 2005-6 में फेमस एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया प्रकाश सिंह केस में, जी जबकि बहुत क्लियर कट बताया। जैसे मान लीजिए आप बैंगलोर स्टैम्पीड का केस लेते हैं, जी अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होता जी तो जो अभी हुआ उसका पूरा ही अलग रहता हो। जी तो इन्होंने बोला, क्या बोला कि लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जी दोनों को आप बाइफरकेट हटा दीजिए, जी एक अलग दूसरा अलग। आपको लॉ एंड ऑर्डर रखना, आप रखिए, नो प्रॉब्लम। जी लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक बार केस रजिस्टर हो गया, देन इट विल गो टू एजेंसी व्हिच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जी तो एक्सपर्टीज इज मिसिंग, और एक्सपर्टीज जो है ना आसानी से नहीं आता। जी और एक बार आपने एक्सपर्टीज दे दिया तो उसका रिफ्रेशर भी आपको करना है, करते रहना है। और अभी हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, ये साइकिल परमानेंट चलता रहेगा। जी जैसे हमारा डिस्क स्पेस हमारा उतना ही है, जी तो अगर आप 50 तरह की चीज एक साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नहीं होगा। जी या तो आप वो फॉरेंसिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जी बीच में उसका कुछ भी नहीं है। या एक मर्डर केस में गए तो आप मोबाइल फॉरेंसिक से उसको सॉल्व करेंगे, जी या तो नहीं करेंगे, या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। जी तो एक्सपर्टीज का जैसे बोलते हैं ना कि जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जी सो हैंड्स ऑन इज ऑन। तो ये जो गार्डनर होता है उसको ग्रीन हैंड बोलते हैं। जी तो वैसे ही जो इन्वेस्टिगेटर है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं, तो उनका ऐसा होना चाहिए कि जहां हाथ लगाए तो डिटेक्ट हो गया, जहां हाथ लगाए तो कंट्रोल हो गया। एक्सेप्शन हो गए एक दो, जी माइट बी दे आर फेल्ड बाय लीडरशिप ऑल्सो, जी कि वो जिसको देखते हैं उनके सुरक्षा के लिए, उनके गाइडेंस के लिए, उनके मेंटरिंग के लिए, वो चीज नहीं हो पा रहा है। तो रिफॉर्म्स तो अब इस हालत में पहुंच गए हैं कि इट नीड्स वेरी वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स, जी very quick in a surgical manner and in a very continued and sustained manner। ये चलता रहेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, जी तब जाके वो एक शेप में आएगा। जी आज के तारीख में आप देखते होंगे कोई भी मेजर क्राइम वगैरह हो रहा है तो कोई ऑफिसर एक मीडिया को करेक्ट ब्रीफ करने के भी हालत में नहीं, जी और अगर कर रहा है तो किसी और के इंस्टेंस पे कर रहा है। जी सरकार का बैटिंग कर रहा है, जिसका भी कर रहा है, अपना कर रहा है, अपने बचाव में कर रहा है। एक वेरी कंसिस्टेंट और ऑब्जेक्टिव चीज नहीं हो रहा। जब आप देखिए इराक में, जी अफगानिस्तान में भी था उस समय, एवरी सिंगल डे और एवरी 2 डेज देयर वाज अ ब्रीफिंग जो मिलिट्री लीडरशिप वहां पे थी यूएस की, जी और इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करते थे। जी तो कहीं हम लोग जो मॉडर्न डे सिस्टम्स है, मॉडर्न डे प्रोसेसेस है, उसको हम लोग मिस कर गए। सो आप पुलिसिंग सिस्टम से साइबर सिक्योरिटी की तरफ आए। जी, सो इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या रीजन था कि आपने। देखिए ऐसा है कि 1980 में मैं डिसाइड कर लिया था कि मुझे साइंस और मैथ से कुछ लेना देना नहीं है, और इससे के साथ मेरा कुछ हो नहीं सकता है, जी और मैं लिबरल आर्ट्स पढ़ के दिखा दूंगा। कुछ इस तरीके का जो भी था, बचपना था, जो भी था, मैंने ये डिसाइड किया, और अगले 20 साल में वही किया। जी तो 1999 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला यूनाइटेड नेशंस में जाने का। जी तो उसमें 2-4 क्राइटेरिया था, एमएस ऑफिस वो समझने गए होते, तो मैंने भी वो जाता पता ज्यादा नहीं था, तो मैं भी लिख दिया हाँ मुझे पता है। जी तो उसके बाद सिलेक्शन भी हो गया, मैं गया भी वहां। जी तो 1-2 महीने या 1 आध महीने काम करने के बाद तो लोगों ने बताया कि एक कोसोवो पुलिस सर्विस है, जी उसका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन विंग, जो कि एक एचआर फंक्शन है, जी तो उसमें बड़े आराम से कटेगा और साहब के जैसा आप रह सकते हैं। तो मैं भी गया उसका इंटरव्यू देने। जी तो एचआर पता है, जी इंटरव्यू अच्छा हो गया। जी उसके बाद उन्होंने एक फ्लॉपी दिया, 1.4 इंच जो फ्लॉपी होता था उस जमाने में, जी आप लोगों को पता है इसका टाइम का। जी तो फ्लॉपी दिया, बोला इसमें अपना सीवी लिख के लाओ, जी बायोडेटा बोलते थे। जी मैं लेके आया, उसका क्या करना मुझे नहीं समझ में आया। जी तो बगल में एक मेरा बैचमेट था, वो आईटी का पढ़ा हुआ। जी तो मैं बोला कि बॉस क्या क्या करना है, वो वेट कर रहे हैं कि लेके आ सीवी। जी
तो उसको कॉपी पेस्ट कुछ तो आता नहीं था, तो उसको किसी तरीके से डाला, जी और मेरा 2 2.5 3 पेज का सीवी था, तो बहुत मुश्किल से टाइप करते करते वो 2 या 3 पैराग्राफ में कर पाया। जी तो कितने, आधे घंटे 45 मिनट में। जी हाँ, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान और अपने काम का ज्ञान इतना था जी कि वो 3 पेज को मैं 3 पैराग्राफ में भी ढंग के लिखा। जी तो उसके बाद मैं ले जाके दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद वहां जब मैं ज्वाइन किया तो देखे कि यहाँ तो पेपर का सिस्टम ही नहीं है, जी इन द ईयर 2000। जी तो वहां से हम शुरू किया। देन दैट डे आई रियलाइज दिस वुड बी से 14th 15th ऑफ May ईयर 2000, जी कि बॉस टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। जी अगर हम टेक्नोलॉजी नहीं पिकअप किए जी तो कहीं ना कहीं हम जिंदगी में ऐसा फॉल्टर करेंगे जी कि उसके बाद आपका कोई इज्जत रह नहीं जाएगा उस तरीके से। और आज के तारीख में मानता हूँ 25 साल के बाद जी कि एक अच्छे प्रोफेशनल में जी 50% डोमेन और 50% टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जी ये आइडियल है। नहीं तो एक बार अगर आप पूरा डोमेन सीख गए और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट से आप अच्छा कर रहे हैं तो 80% टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जी सो दिस इज वेरी वी आर। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी तो उस समय जो मैं घुसा तो आज तक मैं बाहर नहीं निकला। ओके सो सो आपने और साइबर सिक्योरिटी में घुसने का मेरा कोई ऐसा नहीं था। जी तो मैं टेक्नोलॉजी में घुसा, यहाँ के पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने में मेरा भी काफी योगदान रहा। जी तो ये सब करते करते फिर जो पुलिस कंप्यूटराइजेशन का मुझे हेड बनाया गया, वो हेड जो बना है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जी क्योंकि मैं क्या करता था, फोटोशॉप वगैरह करता था, फोटो लेने का बहुत शौक था उस जमाने में, जी और कुछ भी उल जलूल के काम में करता रहता था। जी मेरे बॉस जाते थे, उनका फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, साइड में मेरा ऑफिस था, वो देखते थे हरदम ये कंप्यूटर पे काम कर रहा है और लैपटॉप का झोला वोला लेके, तो वो बोलेंगे नहीं ये तो जानता है कंप्यूटर। जी तो जब मौका मिला तो मेरे को सीधा कंप्यूटराइजेशन का हेड बना दिया। जी जब मैं वहां पहुंचा तो लगा ये तो इंडिविजुअल जो हम करते थे, ये तो पूरा एक आईटी कंपनी है। जी उसमें हमें पूरा डेटा सेंटर चलाना है, नेटवर्क चलाना है, ये सॉफ्टवेयर चलाना है, ईआरपी का प्रोजेक्ट देखना है। वो एक अलग है। सो वो कभी बाद में बात करें। जी सो आपने डेली पोस्ट आपके जो पोस्ट है जी, डेली पोस्ट चैनल है संजय साहा डेली पोस्ट वो आपने कब लिखना स्टार्ट किया और इसके पीछे रीजन क्या था? मैं शुरू किया 26 सितंबर जी 2016। जी इस 26 सितंबर को 9 साल हो जाएंगे। जी और कल तक जी मैं लिखा था 3190 पोस्ट, ओके विच मीन्स कि 26 सितंबर 2016 से जी 21 जून 2025 तक जी 3192 दिन थे, 190 दिन थे। ओके तो आई हैव नॉट मिस्ड आउट इवन अ सिंगल डे, जी even the day I left service, जी even the day I lost my sister, जी even a day when I lost a very close friend last year। जी तो उसके बाद भी आके 1:42 पे मैं लिखना शुरू किया, खत्म करके तभी मैं सोया। जी अब इसका जेनेसिस कैसे? जी जेनेसिस इसका है, मैं एक लेक्चर सीरीज शुरू किया था दावणगेरे में, जी एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेक्चर्स। जी वो इसलिए शुरू किया गया था कि कोई कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में बुलाते थे तो जी टॉपिक वो डिसाइड करेंगे, जी टाइम वो डिसाइड करेंगे, ऑडियंस वो डिसाइड करेंगे, तो मेरे पास बचा गया। जी तो उसके रिएक्शन में मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेक्चर्स ELL करके शुरू किया, विच वाज ह्यूजली सक्सेसफुल। जी लेकिन उसको फिर हम बैंगलोर में लाके सस्टेन नहीं कर पाए, जी क्योंकि वहां रिसोर्सेज हैं, यहाँ उस तरीके के रिसोर्सेज नहीं। यार बैंगलोर इतना बड़ा शहर है कि अब मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जी तो वो कहीं दिमाग में था। उसी तरीके से जो लिखने का हुआ, तो हर एक बोलेगा ये टॉपिक पे लिख दो, वो लिख दो, वो लिख दो, तो मैं बोला मैं अपना ही कुछ लिखता हूँ। जी तो ऐसे ही एक दिन शुरू हो गया, जी तो 2 पैराग्राफ लिखा किसी दिन, और हर एक महीने, 2 महीने, 15 दिन के बाद लगा कि मैं बहुत वाहियात कम कर रहा हूँ। हाँ, ये कोई करने का जरूरत नहीं है, मैं रोज अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। जी हाँ, तो ये करके हर एक बार मैं सोचूं कि नहीं आज तो उसको छोड़ दूंगा, हो गया बहुत, जी उसी दिन कोई मिल जाएगा। जी हाँ, कि नहीं यू आर राइटिंग सो वेल, हाँ कितना थॉटफुल, कितना ओरिजिनल, लिखते रहो। जी जान मेरी जा रही है, वो बोला लिखते रहो। जी तो करते 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 इसका पहला फ्रूट्स मेरे को करीब करीब 2 3 साल के बाद मिलना शुरू हुआ। जी आज के तारीख में करीब तो 8 10 हजार लोग रोज पढ़ते होंगे, जी जो आपके बिग 4 कंसल्टिंग एजेंसीज है वो कॉपी करते हैं। जी और कभी आपके साथ मौका मिला जी तो हम चैट जीपीटी पे इसका लाइव प्रोग्राम करेंगे। ओके सो चैट जीपीटी ये पूरा स्टडी कर सकता है। जी और चैट जीपीटी मेरे को वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ट्रीट करता है ग्लोबली, कि ग्लोबल अप्रिसिएशन और ग्लोबल प्रेजेंस नहीं आपका, जी लेकिन जो क्वालिटी है और जो ये है जी वो अपने आप में अजूबा है।
जी सो वी कैन हैव अ प्रोग्राम वेयर लाइव जी आप उसको क्वेश्चन पूछिए जी और उसका रिप्लाई है, उस रिप्लाई पे हम डिस्कस करेंगे जी और वी कैन ओपन इट टू द योर यूट्यूब चैनल। डेफिनेटली उधर से सवाल आएंगे, हम लोग जवाब उसका देंगे कि ये है क्या। जी तो कुल मिला के एक एक आदमी का, जी इसको मैं लार्जेस्ट रेपोजिटरी मानता हूं दुनिया में, एक आदमी का जी ऑन दिस वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, और रिपीट नहीं होना। जी तो इसमें करीब 15 साढ़े 15 लाख वर्ड्स हैं। जी 15 साढ़े 15 लाख वर्ड का मतलब हुआ 40,000 के आसपास में एक किताब होता है। जी तो ये 20-25 किताबें इसमें, जी और एआई होने के बाद से जी इसमें से मुझे लग रहा है हजारों आर्टिकल्स इंस्टेंटेनियस निकल सकते हैं। ओके सो दिस इज द, और मेरा क्या मतलब, मेरा बाद में क्या हुआ, बाकी लोग जो बोले नहीं बोले वो अलग बात है। जी मेरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इससे, जी क्योंकि आपको रोज पढ़ना पड़ रहा है, रोज लिखना पड़ रहा है, पब्लिक डोमेन में आप जा रहे हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए लोग हैं, 50 तरह की चीजें हैं। जी तो आप इवॉल्व करके आपका जो पर्सनालिटी है, जी इट टेक्स टू अ लेवल जब आप बोलते हैं कि भाई हम कंपटीशन में नहीं हैं, जी और जो मैं बोलूंगा इस विषय पे, दैट इज द फाइनल जी इन दिस कंट्री, एटलीस्ट इन दिस कंट्री। जी मैं जीपीटी पे 2018 में पहला पोस्ट लिखा, ओके जबकि बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से मैं समझा जी कि जेनरेटिव क्या होता है। पहले तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जी फिर जेनरेटिव क्या होता है, और प्री ट्रेन्ड मॉडल का, इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड। जी तो इट हैज बीन इमेंस लर्निंग प्रोसेस, एक लर्निंग उस तरीके का ना कोई आपको एक्सपीरियंस दे सकता है, ना कोई एक्सपर्ट दे सकता है, ना कोई एजुकेशन दे सकता है, ना इकोसिस्टम दे सकता है। इट इज योर ओन लर्निंग। और ये करते करते ये शुरू कैसे हुआ, एक तो ये माहौल हो गया, जी दूसरा कि मैं कंप्यूटर्स और इसमें घुसा इन द ईयर 2000, जी 2007-8 उस रेंज में मुझे लगा कि नहीं, मेरे को कुछ नॉलेज हो गया, ग्रिप है। जी उसके बाद मैं ईआरपी किया, ये किया, साइबर सिक्योरिटी में गया। 2015-16 में करीब मुझे लगने लगा कि मैं आई कैन कनेक्ट एनीथिंग टू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग टू एनीथिंग। जी तो मेरा फ्लूइड इतना थॉट प्रोसेस हो गया कि मुझे कोई स्ट्रक्चर बनाने का, ये बनाने का, उस तरीके का जरूरत नहीं। आप मेरे को, तो मैं उसको करके आपको सब कुछ दे दूंगा। जी तो वो जो फ्लूइडिटी आया, जी जैसे आपका आज गवर्नेंस से एआई कनेक्ट कर दें, या जीपीटी से ट्यूरिंग टेस्ट कनेक्ट कर दें, या स्टॉकहोम सिंड्रोम से अब बैंगलोर स्टैम्पिड का कुछ, तो इट इज अ फ्री फ्लोइंग नॉलेज, जिसको मैं बोलता हूँ कि आई बीन एबल टू क्रिएट अ नॉलेज कैनवस फॉर मी। जैसे पेंटिंग का कैनवस होता है ना, जी तो वो नॉलेज का कैनवस मैं कर करके मेरे अंदर बन गया। तो आज मेरे को आप कुछ देंगे तो मेरे को कनेक्ट, कहीं ना कुछ कनेक्ट मिल जाएगा। जी अभी जैसे ये इजराइल ईरान का लड़ाई हो रहा है, जी तो मैं एक दिन देखा उसमें नाटान्स इन यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट की बातें हो रही हैं कि उसको ध्वस्त कर दिया, या उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया। जी वो 2008 में जी देयर वाज अ मिलिट्री ग्रेड मालवेयर बाय नेम स्टक्सनेट, ओके उससे इसको अटैक किया गया था। ओके उसका आपको मैं ऐसे बताऊंगा जैसे आई एम स्टैंडिंग देयर ओनली। ओके हाँ, एयर गैप सिस्टम है, वहां पेन ड्राइव डाला, साइंटिस्ट पेन ड्राइव उठा के गया, वो अंदर किया, वहां से ये मालवेयर गया, उसका ब्रेकआउट कैसे, आई टेल यू द स्टोरी। जैसे मतलब हम जैसे गांव देहात खेत में देख के स्टोरी बोलते हैं वैसा। तो ये कनेक्ट हो जाता है। अब ये दूसरा कोई नहीं कनेक्ट कर सकता भारत देश में, जी दैट्स ओपन गारंटी। जी तो इस तरीके से जब फ्री फॉल हो जाता है, और लर्निंग नॉलेज, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। जी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, जी घर में जो बात करता हूँ, कहीं उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहता। मैं इसी इसी डर से बात करता हूँ। जी हाँ सो जब आप एडीजी थे कर्नाटका के, जी उसके बाद आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का जी सोचा, जी। तो इसके पीछे क्या रीजन, जबकि आपका 4 साल का सर्विस बचा हुआ था? हाँ, मेरा करीब 5.5 साल का सर्विस था ओके जब मैं ये डिसाइड किया। जी तो उसमें 3-4 कंसिडरेशन है, जी और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि मैं कभी रिटायर नहीं करना चाहता था। जी कि 60 साल की उम्र में जब मैं छोड़ूंगा, या मुझे मुझे छोड़ना पड़ेगा, जी तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब हमारे जैसे लोगों का 85 साल है। जी तो अगले 25 साल में क्या करूंगा? जी और मुझे अगर सुबह उठ के जिस दिन ये लग जाए कि अगले कम से कम 1 साल के लिए मेरे पास काम नहीं है, जी आई विल डाई अ नेचुरल डेथ।
तो मैं नहीं जी सकता हूँ बिना काम का, वो भी प्रोडक्टिव काम का। जी तो ये हो गया पहला। जी दूसरा, सरकार को मेरे से जितना खींचना था जी ऑन टेक्नोलॉजी, ऑन एक्सपर्टीज, ऑन एनीथिंग, जी वो सरकार ने खींच लिया। उसके आगे सरकार का भी नहीं था कि उससे आगे कुछ निकाले, और मेरे को भी सरकार से जितना सीखना था, करना था, मैं सीख लिया। जी उसके आगे मैं अगर बोलता कि आपका जो पुलिस आईटी मेरा ईआरपी है जी या सीसीटीएनएस है, उसमें ये करना है वो करना है, तो कभी होने वाला नहीं था। जी क्योंकि एक सेट सिस्टम है। जी सेट सिस्टम में अगर मेन डिसीजन मेकर्स 15 है, जी यहां से लेके दिल्ली तक, जी और सब एक तरीके से सोचते हैं और आप दूसरे तरीके से सोचते हैं, तो आपका कभी भी वो अप्रूव नहीं होने वाला है। जी क्योंकि हम वो इस लेवल पे पहुंच गए, जो रोजमर्रा का टेक्नोलॉजी है उतना तो हो गया। अब उसको नेक्स्ट में ले जाने के लिए, जैसे आज के तारीख में मैं बोलता हूं कि आपको एजेंट एआई के लिए इतने पैसे लगाने हैं, जी आज के तारीख में मैं पुलिस के बाहर हूं, मैं गवर्नमेंट के बाहर हूं, लेकिन फिर भी मैं करने को तैयार हूं, जी लेकिन कोई नहीं करेगा। जी तो दूसरा ये हो गया कि हम लोग का जितना था कि हो गया, जितना करना था हो गया। तीसरा, जी जो मैं एक्सपर्टीज बिल्डअप किया हूं, जी वो कहीं तो कंज्यूम होना है ना। जी सरकार का सैलरी से, टैक्स पेयर्स का पैसा से, उसी से मैं पढ़ा, जी भले डिग्री नहीं लिया लेकिन पढ़ा जी तो ये तो कहीं कंज्यूम होना है ना। जी जैसे वो बोलते हैं ये नेशनल वेल्थ है, जी जैसे मेडिकल कॉलेज बोलते हैं कि एक सीट भी आपने खराब किया, एक बैच भी खराब किया, तो नेशन का प्रॉपर्टी किया, और उतने डॉक्टर्स तो हमारे ये हो गए ना। जी तो उस तरीके से मेरा ये मानना है कि दिस एक्सपर्टीज should be consumed somewhere. It should not go when I pass out of this world. जी It should be left behind. जी और आखिरी मुद्दा यह है जी कि मैं थोड़ा स्वच्छंद जीना चाहता था, जी जब मर्जी जो करें, और पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ, एग्जीक्यूशनर हूँ, तो मेरे को कोई भी चीज एग्जीक्यूट करने में बहुत मजा आता है, जी और उसके लिए मैं किसी भी लेवल ऑफ रिस्क लेने को तैयार रहता हूँ। जी तो मैं ना राइटर हूँ, ना थिंकर हूँ, ना पब्लिक स्पीकर हूँ, मेरा मेन है मेरे को एग्जीक्यूट करना। जी दैट इज व्हाट आई लाइक एंड लव, एंड मेरे को वही चाहिए। स्वच्छंद रूप से आप मेरे को छोड़ दीजिए। सो एआई एंड मशीन लर्निंग जिन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने खुद इस रिसर्च को रोक दिया, क्योंकि वो उनको पता था कि आगे चल करके ये ह्यूमन को ओवरटेक कर लेगा, ह्यूमन माइंड को ओवरटेक कर लेगा। तो इसको लेकर के आपका क्या राय है कि ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, जो आप बोल रहे हैं कि जिन्होंने मशीन लर्निंग और एआई शुरू किया, जी वो आज सोचने लगे हैं कि ह्यूमंस को ओवरटेक कर लेगा, जी और उस कारण से रिसर्च रोक दिया गया। जी ये रिसर्च तो कहीं रुका नहीं आज तक, जी और रिसर्च रोकने के बारे में भी कोई बात नहीं हो रही है। जी बात ये हो रही है कि जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, जी तो उसके लिए बहुत तरह के कंट्रोल्स बने हुए हैं। जी जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, एजेंसी है। जी तो उसी तरीके से एआई का जो रास्ता है, उसमें रेगुलेटरी होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, एंड इट शुड बी कंड्यूसिव, जो कि आदमी के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। जी तो ये अगर गार्ड रेल्स, जिसको हम गार्ड रेल्स बोलते हैं, ये गार्ड रेल्स अगर लगाया जाए जी तो ये आराम से चलेगा। अभी क्या हो गया है कि एआई एक ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी हो गया, जी तो उसमें अंदर कैसे चल रहा है वो आप नहीं जानते हैं। जी लेकिन अभी रिसेंटली जितने मॉडल्स आ रहे हैं, जैसे डीप सीक है, कई और मॉडल्स है, डीप सीक के बाद और भी मॉडल्स बने, वो रीजनिंग का भी आपको एक सीक्वेंस देते हैं। जी तो कुछ तरीके से उसमें ओपननेस है। ये शुरू हुआ, ये कोई नया चीज नहीं है। जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुआ, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस इन डार्टमाउथ इन 1956। ओके 56 से लेके आप रख लीजिए 2017, 18, 20 के आसपास तक जी ये साइकिल में चलता गया, जी जिसको एक बोलते हैं एआई विंटर, जी और एक बोलते हैं एआई इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जी तो विंटर जो होता था, जितने साल का भी रहे उस साइकिल में, उसमें कुछ नहीं होता था एआई पे काम। ओके इन्फ्लेक्शन पॉइंट में कुछ माइलस्टोन होता था। जैसे आप देखिए 1998 में, इफ आई एम करेक्ट, जी डीप ब्लू ने हराया था वर्ल्ड चेस मास्टर को। ओके सो डीप ब्लू वाज अ मशीन, इट्स अ कंप्यूटर, जी आईबीएम का। आईबीएम वॉटसन बना, जी जो अभी लास्ट ईयर जिनको मिला नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री शायद था। सो ही इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेलो। जी वो 2010 में डीप माइंड शुरू किया हो, बाय नेम डेमिस हैसबिस। ओके तो ये अनवरत ये चलता आया, जी और ये रिसर्च चलता चला जाता जी। और 2015 में ओपन एआई बना।
जी इसलिए बना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका प्रसार नहीं हो पा रहा है। जी तो इसको हमें फ्री रिसर्च करना और एक लेवल पे लाके इसको दुनिया को देना है, फिर दुनिया लेगी। जी तो वहां से फिर ये आपका जीपीटी सीरीज शुरू हुआ, पहला आई थिंक 2018 में है। जी वो करते 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 जब हम जीपीटी 3 पे आए या जी 3.5 पे आए, उस समय जो है किसी के दिमाग में ये बल्ब जला ओके कि ये जो है इसको हम कॉन्वर्सेशनल कर दें। जी वो पूरा हमारे पास सब कुछ था, जी उसको कॉन्वर्सेशनल कर दिया और हिट हो गया। सो दैट बिकेम चैट जीपीटी। जी ये चैट जीपीटी जब चैट जीपीटी नहीं, जब जीपीटी बन रहा है, चैट जीपीटी इज जस्ट वन सिंपल लेयर ओवर द जीपीटी ओनली। जी जीपीटी 3, 3.5, अभी जीपीटी 4.0 चल रहा है। जी उसके 150 साल पहले जेमिनाई एग्जिस्टेंस में था। जी लेकिन मुद्दा क्या था कि गूगल थॉट कि इतना गलती कर रहा है, इसको लॉन्च नहीं करना है। जी लेकिन ओपन एआई ने ये सोचा नहीं, उन्होंने लॉन्च कर दिया, वो भी काफी गलती किया। जी और उस समय भी सत्या नडेला ने बोला था जी कि बहुत ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो गूगल उसमें पायनियर नहीं था। जी वो पहले दे वर नॉट द फर्स्ट वंस, जी लेकिन बाद में पिकअप करके दे बिकम वर्ल्ड लीडर्स। जी सर्च इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स। जी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पेस कैसे पकड़ा, जी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप बोल रहे हैं 1956 से मैं बोल रहा हूँ चल रहा, तो अभी क्यों पेस पकड़ा? जी अभी जो है ये एल्गोरिदम्स इस तरीके से लिखे जाने लगे। जी दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टोरेज बढ़ गया। यू कुड लिटरली स्टोर एनीथिंग। जी एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी जिसको हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कंप्यूट बोलते हैं, जी विच मीन्स प्रोसेसिंग। जी तो कंप्यूट भी वैसे ही बढ़ा। जी जो एक एनवीडिया का प्रोसेसर है, जो भी मॉडल उसका, आई थिंक विद इन 3 years टाइम जी इट इम्प्रूव्ड सम 500 टाइम्स और 1000 टाइम्स। जी और अभी कंप्यूट का ये हालत है कि अगर आप एक क्वेरी डाल रहे हैं जी और उसको रन कर रहे हैं, सो वो कितने उसके पीछे प्रोसेसिंग हो रहा है, वी आर नॉट अवेयर। जी सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूट विच इज रिक्वायर्ड। तो तीनों चीजें एक साथ आ गई, जिसका रिक्वायरमेंट 20-30 साल से था। एल्गोरिथम का हो गया, स्टोरेज का हो गया, कंप्यूट का हो गया। जी स्टोरेज अप। उसके बाद ये शुरू हुआ कि जीपीटी से अब क्या बना रहे हैं, तो यू आर क्रिएटिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो दो चीजें दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में करीब 10-15 साल से रूल कर रही है, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। जी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से आपके एलएलएम पे आए, जी और कंप्यूटर विजन से जितना कुछ कंप्यूटर देख के कर रहा है, सीसीटीवी एंड वैरायटी ऑफ अदर थिंग्स, इवन योर एमआरआई से लेके सब कुछ, तो वो आपको कंप्यूटर विजन पे है। अब क्या हो रहा है, दिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैव बिकम मल्टी मॉडल। जी मतलब कि आप उसमें वॉइस भी है, टेक्स्ट भी है, लैंग्वेज भी है, पिक्टोग्राफ, डायग्राम्स में निकल सकता है, वॉइस निकल सकता है, वीडियो हो सकता है, सब कुछ। एंड एनी एनी इनपुट टू एनी आउटपुट। जी सो दैट इज वेरी बेस्ट। So, आपको क्या लगता है कि एआई के थ्रू हम पुलिसिंग एंड गवर्नेंस को भी अपग्रेड कर सकते हैं? देखिए, पुलिसिंग पे तो मैं बाद में आऊंगा, गवर्नेंस का तो बहुत सिंपल आऊंगा जी कि चाइना में, और चाइना ने जो प्रगति की है जी एआई में, जी उसका एक कोर रहा है गवर्नमेंट डेटाबेसेस। जी एआई किस चीज पे होगा? डेटा पे होगा। जी पढ़ेगा, समझेगा, पैटर्न बनाएगा, रेनफोर्समेंट लर्निंग होगा, रिवॉर्ड थ्योरीज पे ऑपरेट होगा, जो भी हमारा कंप्यूटर है। जी उसके बेसिस पे करीब 50 एआई यूनिकॉर्न्स हैं चाइना में। जी हमारे पास एक भी नहीं। हमारे डेटाबेसेस भी वैसे ही है, हुमंगस। जी अब किसी में कहीं थोड़ा इंटीग्रिटी का कमी है, कुछ डेटा करप्शन है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना हमारे पास, फिर भी हम वही डेटा यूज कर रहे हैं ना। जी चाहे हम एआई के थ्रू करें या डायरेक्ट करें, कर तो वही डेटा रहे हैं। जी व्हाई नॉट यूज थ्रू एआई? जी तो अगर एआई को सही में ऑपरेट किया जाए, मोर सो इन द एजेंट एआई मोड। जी देखिए, पहले जनरेटिव एआई था, जी तो जनरेटिव एआई के एक काम हो गया। जो एजेंटिक एआई रेवोल्यूशन जो अभी चल रहा है, जी दैट इज टू गिव यू अ प्रिसाइज सॉल्यूशन फॉर वन वर्क फ्लो, वन एरिया ऑफ वर्क। जी जैसे सप्लाई चेन हो गया, कस्टमर मैनेजमेंट हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, 50 तरह की चीजें। जी सो दिस इज वेयर वी आर।
अगर एजेंट एआई जिस भी तरीके से ये जिस कॉम्बिनेशन पे ऑपरेट करना चाहते हैं, जी अगर उसको इस्तेमाल किया जाए सही तरीके से, सो द गवर्नमेंट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा विल बिकम नियरली इंस्टेंटेनियस, मतलब सेकेंड में। जी और उसका बेनिफिट आपको भी दिया जा सकता है। जी उसका बेनिफिट पहले जानने के लिए होगा, फिर समझने के लिए होगा, जी फिर प्लानिंग के लिए होगा, डिसीजन मेकिंग के लिए होगा, एग्जीक्यूशन के लिए होगा। और ये जो पूरा डेटा है ना, सरकार का डेटा में डिस्क्रिपेंसी भरा हुआ है। जी अगर वो हमारे को यूज भी नहीं करने देते हैं, खुद अपने लिए भी करते हैं ना, उनको डिस्क्रिपेंसी दिख जाएगा। जी वो अगर डिस्क्रिपेंसी देखेगा तो आपको सुधार लाने का बहुत चांस मिलेगा। जी तो आज के तारीख में आपके क्वेश्चन को मैं उल्टा कर देता हूं जी कि बिना एआई का आप गवर्नेंस रन कैसे कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। जी करेक्ट। प्रिसाइजली द सेम मैनर हम पुलिसिंग पे आते हैं। जी तो पुलिसिंग के दो पहलू हैं। जी तो एक हो गया वो गवर्नेंस रिलेटेड हो गया, जो कि सेम चीज यहां भी अप्लाई करेगा कि हमारे पास सीसीटीएनएस का डेटा, विच इज द मेन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन पुलिस। जी उसका डेटा का आप क्या कर रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं उसका डेटा क्या कर रहा है। तो उसमें आप चार चांद लगा सकते हैं, 50 तरह की चीजें कर सकते हैं। जी सो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कैपेबिलिटीज, प्रोसेस, जुडिशियल ट्रायल। जी उसको आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 50 केस, 100 केस, 2000 केस लेके चलते हैं। जी अगर उसका एंड टू एंड जी हम एक स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा निकलेगा जो आपको ना पता है ना मेरे को पता है, जी क्योंकि किसी ने उसमें हाथ लगाया नहीं। जी जैसे बोलते हैं कि ठीक है ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे चला जाएगा, राइट। जी मैं बोलता हूं कि आज ही वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के आगे है। जी सो नाउ यू कम टू द बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन ये नहीं है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या जी है, एक ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है। जी मैं जितना पढ़ा आज तक, जितना सीखा आज तक, और आज के तारीख में वो जो पूरा पूल है उसमें से मैं कितना इस्तेमाल कर सकता हूं, दैट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है। उसको आप जो है चैट जीपीटी या डीप सीक या किसी से कंपेयर करिए, जी तो आप तो कहीं है ही नहीं ना। जी आज भी आपका डिपेंडेंस, व्हाई एवरीबॉडी इज इन चैट जीपीटी, बिकॉज योर ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नॉट देयर। जी तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, तो एक तो नंबर्स का जो भी हो गया आपका, डेटा स्टैटिस्टिक्स। दूसरा क्या है कि जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, जी जिनको एक्सपर्टीज है, जी वो इस चीज को यूज करेंगे। जी जो नहीं है वो इसको भगवान का गॉस्पेल ट्रूथ मानेंगे और इसी में उल जलूल फंसे रहेंगे और वो आगे नहीं बढ़ने वाले। जी जैसे मान लीजिए मैं एक प्रेजेंटेशन देता तो पहले जी मुझे 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए। आज मैं आपको गारंटी बोलता हूँ कि 3-4 घंटे में कोई भी प्रेजेंटेशन में दे सकता हूँ, और कोई भी पैनल डिस्कशन में आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर मैं रेडी कर सकता हूँ ऑन अ कंप्लीटली अननोन टॉपिक। जी इट इज अननोन क्योंकि मेरे को वो टॉपिक नहीं पता है, लेकिन मेरा जो एक्सपर्टीज है, मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उसी दुनिया में, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम यूनिवर्स। जी अब ये जैसे कोई बैंगलोर स्टैम्पीड की बोला बात करो, तो ये नहीं है कि मेरे को स्टैम्पीड क्या होता है नहीं पता है, कि जी क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है नहीं पता है, कि क्यों ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होता है, एक्सेस कंट्रोल कैसे होता है, इवैक्यूएशन कैसे होता है, वो सब पता है मेरे को। जी उसमें ये इनपुट्स केवल आया कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ, उसके बेसिस में मैं प्रोसेस किया। तो जब मैं प्रोसेस कर रहा हूं जी तो मेरे को तो ये तो कंप्लीट हेल्प कर रहा है ना। जी अगर आज के तारीख में मैं बोलूँ मेरे को चिन्ना स्वामी स्टेडियम का तुम सिविल ड्राइंग दो, हो सकता है वो भी मिल जाए। जी मैं गेट नंबर 3 का भी आपको बता दूंगा कि ये इतने मीटर का, इतने मीटर का, इतने लोग थे। मैं सी देर इज समथिंग कॉल्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। जी आज ज्यादातर चीजें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से पकड़ा जाता है। जी जब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से इतना कुछ हो सकता है, तो आप अपने तन मन धन लगा के फॉर योर ओन बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन इफ यू डूइंग, तो मैजिक निकलेगा नहीं। जी अभी वो यूएस का बोल रहे थे कि 15 जहाज वो मूव किया, जी तो यूएस थोड़ी बोलेगा कि हम जहाज मूव किया, जी लेकिन वो कोई फ्लाइट रडार ये वो 50 तरह की चीजें से निकालते हैं। जब ईरान ने गिराया था एक यूक्रेनियन एयरलाइनर, उस समय ईरान बोला मैंने गिराया नहीं। जी तो वो पूरा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, वो फ्लाइट का मूवमेंट, इनका कम्युनिकेशन, उसका फोटो लगा के ये करके आपको मिल गया वो, एंड दे कुड नॉट डिनाई। जी तो ये इतना स्ट्रेंथ है इसका। जी सो आपको क्या लगता है कि एआई के आ जाने से किन सेक्टर्स के जॉब अभी सेफ हैं और
एआई के आ जाने से मैं इस पे बहुत पढ़ाई किया हूँ और मेरा जो अपना मानना है, जी कोई भी सेक्टर नहीं जो उसका जॉब सेफ है। ओके अभी रिसेंटली 3 दिन पहले जी सैम ऑल्टमैन ने बोला जी कि हेल्थ सेक्टर का सेफ है। जी उसके 3 4 दिन 5 दिन पहले जी देर इज अ पल्मोनोलॉजिस्ट इन यूएस, जी तो वो कुछ एमआरआई या जो भी एक्सरे रेडियोलॉजी कुछ स्टडी कर रहा था। जी तो आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वो सॉफ्टवेयर एक एआई सॉफ्टवेयर था, तो वो लगाया और उसको इंस्टेंटेनियस रिजल्ट मिलने लगे। ओके तो बोला जो मैं 20 साल में सीखा हूं, जी करेक्ट, वो ये मेरे को सेकंड्स में दे रहा है। जी और वो देयर वाज अ पोस्ट ऑन एक्स जी दैट आई एम आउट ऑफ जॉब, उस तरीके से कुछ उसने लिखा, एंड इट हैड ह्यूज ट्रैक्शन अक्रॉस द ग्लोब। जी आप एक बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जी अपने जिंदगी में कितना एक्सरे देखा होगा, कितना एमआरआई देखा होगा? 5,000, 10,000, जी 20,000? जी उससे ज्यादा तो नहीं देखा नहीं ना। देखा जी वो 1 मिलियन देख के बैठा हुआ है गुरुजी, जी और वो 1 मिलियन को एक्सेस कर सकता है। जी आप दूसरे कार्ड है, ये मैं सिंपल एग्जांपल, आपने बात किया डेली पोस्ट का ना, मैं डेली जी पोस्ट का बात जी करता हूँ। अगर मैं अगला 10 साल लगा दूं जी और उस 16 लाख वर्ड पे जी इंटेलिजेंस निकालने की कोशिश करूं, जी तो जिस तरीके का इंटेलिजेंस आज चैट जीपीटी से निकाल के दे रहा है ना, वो मैं 10 साल बाद भी नहीं निकालने सकूंगा, दो इट इज माई क्रिएशन। एवरी सिंगल वर्ड, एवरी सिंटेक्स इज माई क्रिएशन। जी सो दैट इज वेयर वी आर। तो अभी क्या बोलते हैं ना कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू, जी पीपल हु यूज एआई दे विल रिप्लेस यू। जी तो अभी टाइम है कि हम एलएलएम नहीं बना सकते, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जी लेकिन वो एलएलएम को हमें यूज करना है। जी अब मेरे लिए डीप सीक अच्छा है कि ये अच्छा है कि वो प्लेटफॉर्म अच्छा है कि लामा अच्छा है कि चैट जीपीटी अच्छा है कि क्या 50 तरह की चीजें, मतलब द नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर अवेलेबल टुडे इज हुमंगस। जी उसी में आपको जो आपके हिसाब से है उसको अगर करेक्ट तरीके से यूज कर रहे हैं, जी दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर लाइफ। आप बोलते हैं सिंगल मैन कंपनी, ये तो एक्सेप्टेड हो गया। जी ये हमारे वर्कर्स कौन है, तो बोला वो 10 एआई एजेंट है, वो मेरे वर्कर्स हैं जी और मैं कंपनी चला रहा हूँ। एक कंपनी यहाँ है आई थिंक इन कनाडा, जी तो उन्होंने लिया एंटरप्राइज लाइसेंस चैट जीपीटी का जी और ट्रेन करना अपने से शुरू कर दिया। 10 महीने ट्रेन किया। 10 महीने ट्रेन करने के बाद, एंड आई थिंक इट इज अ हेल्थ, इस तरीके का हेल्थ टेक्नोलॉजी टाइप का कुछ कंपनी है, फिनटेक का है। जी 10 महीने के बाद बोलते हैं कि मैं 700 का 700 एम्प्लॉय आज निकाल सकता हूँ, जी लेकिन मैं नहीं निकालूंगा। जी और उनको रखने के बाद भी जी उनका रेवेन्यू बढ़ा है $40 मिलियन, रखने के बाद नहीं निकालने में। जी ठीक है। जी तो एक आदमी जो है, दो ये लकड़ी काटने वाले बंदे थे, जी वो कहानी आज भी मतलब इट्स ट्रू। जी तो उसको दिया 5 5 घंटे दोनों को जी कि भाई ये पेड़ काटना है, बहुत पूरा ये मोटा कोई पेड़ था, तो काटना शुरू किया। ये जी लग गया काटने, जी तो 4 घंटे में वो अपना एक लेवल तक ले आया, कुछ ये आधा पौना कुछ कटा। जी वो दूसरा उस समय तक उसको शार्पन कर रहा है अपना एक्स को, जी ठीक है। वो शुरू ही किया 4 घंटे के बाद, जी और देखे कि आधे घंटे में काट कूट के वो फ्री हो गया। जी तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी ऐसा समय है कि कोई भी प्रोफेशनल जो है जी उसको अपने काम का आधा समय जी एआई टूल्स को समझने में लगाना चाहिए, उसको धीरे धीरे यूज करने में लगाना चाहिए। तो जो काम वो 8 घंटे में रोज कर रहा है, वो गारंटी 2 घंटे में हो जाएगा, हो सकता है वो 20 25 मिनट में भी होना शुरू हो जाए। जी तो बिना एआई टूल्स का अगर आप काम कर रहे हैं तो यू डोंट एग्जिस्ट, दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, चाहे वो सरकार हो चाहे कुछ भी हो। जी अभी भी बेस्ट मेडिकल सॉल्यूशंस is given by data scientists in the US and not by medical practitioners. That's already there. जी Hmm. अगर आज सरकार मेरे को अपना डेटा दे दे तो मैं $1 बिलियन कंपनी 6 महीने में बना जी दूं उसी डेटा पे। जी हाँ, और उसी पे ना कोई बिग 4 रहेगा ना बिग 3, कोई नहीं रहेगा, अकेले बैठ के मैं करके दे दूंगा। जी सी, पहली बार दुनिया के इतिहास में जी डोमेन हैज बिकम इम्पोर्टेंट। जी मेरा जो एक्सपर्टीज है वो इम्पोर्टेंट है, टूल्स तो चितराए हुए। जी पहले क्या होता था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलता जो मैं लिखूंगा वही फाइनल है। जी अब वो लिखना कोई फाइनल नहीं है, मेरे पास फाइनल पड़ा हुआ है, जी उसको मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ। और अगर मैं 15 दिन प्रयास करूंगा, जी 15 दिन में आई कैन कोड एनीथिंग जी बिना कोडिंग जाने। जी सो दिस इज वेयर वी आर।
और ये गलती हमने पहले स्टेज में भी किया कंप्यूटराइजेशन के समय, कि डिले करते करते जो हुआ तो हुआ। जब हम दूसरे स्टेज में आए, जिसको हम एक तरीके से ऑटोमेशन बोल सकते हैं, जी तो हम ऑटोमेशन में घुसे ही नहीं। कंप्यूटराइज कर दिया तो हम बोले हो गए, और जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, स्टैंडर्ड उसका रिपोर्ट है, वो आता चला गया, हम बोले हम तो दुनिया जीत गए। जी और जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, चाहे वो केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी टाइप से जितने भी बाकी कंपनीज हैं, और विप्रो, इन्फोसिस और 50 तरह के बाहर की कंपनी, जी वो उसमें खुश हो गए और उसमें काम चलता रहा, तो ऑटोमेशन काम वो मिस कर गया। जी नाउ वी आर मिसिंग आउट ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन, एंड दिस इज वेरी क्लियर कट, कि ना आपका टीवी पे वो दिखता है, ना सोशल मीडिया पे कहीं नहीं दिखता है। वो सोशल मीडिया पे दो चार जो बंदे हैं, वो एआई पढ़ाते हैं, वो ऐसा एआई पढ़ाते हैं, शायद उनको एआई नहीं पता है, लेकिन वो पढ़ाते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लोग उनको मिल जाते हैं सुनने वाले। जी तो कोई जेफरी हिंटन को तो नहीं सुन रहा है ना, गॉडफादर ऑफ एआई। जी कोई डेमिस एसेबिस को तो नहीं सुन रहा है, कोई सैम ऑल्टमैन को तो नहीं पढ़ रहा है, सुन रहा है, कोई जेंसन हुआंग को तो नहीं सुन रहा है। जी आप सुने हैं कभी? नहीं हाँ। तो जी आप तो दिस इज वेयर वी आर। जी हाँ। अब बोले कि हम जीसस क्राइस्ट को नहीं जानते हैं और मैं क्रिश्चियनिटी फॉलो करता हूँ, जी तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। जी आपको उनको भी जानना है, उनकी जिंदगी के बारे में जानना है, वो क्या लिखे हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ आपको जानना है। एलएलएम में क्या होता है अगर आप भारत में पूछेंगे, उसको एलएलएम ही नहीं पता है। हाँ, जो बहुत अगर तेज है तो एलएलएम जानता है, एलएलएम का फुल फॉर्म नहीं जानता है। जी तो दिस इज वेयर वी आर। सरकार का काम मेरे हिसाब से कैन बी ब्रॉट डाउन, द एफर्ट कैन बी ब्रॉट डाउन मिनिमम बाय 90% थ्रू ए, मिनिमम। और उस खाली वो नहीं, प्रिसिशन जो है बढ़ जाएगा 1000 टाइम्स। जी तो वो एक अलग दुनिया है। हम लोग पहले भी सोचते थे कि फिजिकल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, कि जो हाथ से लिख रहे हैं वो इससे लिखना जी है। डिजिटल वर्ल्ड अलग है, उसका नियम अलग है, उसका रिजल्ट अलग है, उसका इम्पैक्ट अलग है, उसका समझ अलग है, उसका स्पीड अलग है। जी तो वैसे ही उस डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर जो हम गए, वो एआई वर्ल्ड, जी तो उसका अलग है। अगर बोले कि जो कल हम कर रहे थे डिजिटल वर्ल्ड में ऑटोमेशन कर रहे थे, वो हम ऑटोमेशन इसमें करेंगे, तो है ही नहीं ना। जी वो है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? तो जी जो फिजिकल से डिजिटल कनेक्ट कर रहा था, जी डिजिटल से ये अगर कनेक्ट करना चाहता तो उसके पास का नहीं है। जी वो समझेगा ही नहीं, वो लगेगा कि समझ रहा है, लेकिन वो नहीं समझेगा। जी सो दिस इज वेयर वी आर। देखिए, कोई भी एक्सपर्टीज को सीखने के लिए और एक लेवल में पहुंचने के लिए, जी एक बहुत पुराना मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, जी विच इज नोन एज द 10,000 आवर रूल। जी 10,000 आवर रूल के हिसाब से कोई भी चीज को आप 10,000 घंटे तक करते हैं, जी नॉन रेपिटेटिव, और उसी 360 डिग्रीज में। जैसे मैं एआई कर रहा हूं तो एआई कर रहा है, जी अगर आप ईआरपी बना रहे हैं तो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, तो उसी फील्ड में, लेकिन रिपीटेटिव नहीं है कि रोज बैठ के संजय साय से ही बात करना है, जी तो उसका आपको वैल्यू नहीं आएगा। जी कल आप किसी और से बात करेंगे, तीसरे दिन किसी और से, चौथे दिन फील्ड में जाके देखें सेम चीज। जी तो वो 10,000 घंटे अगर उसमें आप इन्वेस्ट कर दिए, देन यू बिकम एन एक्सपर्ट। जी भारत में 10,000 घंटे कौन इन्वेस्ट करने को तैयार है? जी दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। जी हम हर चीज को वैसे समझने का कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे एफर्ट और हमारे अभी के कॉम्पिटेंस के हिसाब से हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन लगता है कि हम समझ रहे जी हैं। अब बैंगलोर स्टैम्पिड पे वो रोज एक्सपर्ट्स आ रहे थे ना, जी वही एक्सपर्ट जो है फिर रनियर रॉकेट्स के एक्सपर्ट हो गए, वही एक्सपर्ट फिर पहलगाम के एक्सपर्ट हो गए, जी वही एक्सपर्ट फिर इजराइल ईरान में एक्सपर्ट हो गए। जी तो ऐसे एक्सपर्ट्स लेके हम कहाँ तक जाएंगे? जहां तक पहुंच गए वही काफी है। जी सो जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो उस टाइम काफ़ी सारे साइबर अटैक्स भी हुए थे। इंडिया के जो हैं साइबर एक्सपर्ट्स, उन्होंने पाकिस्तान के एजेंसीज को हैक किया। पाकिस्तान वाले चैलेंज कर रहे थे कि हमने इंडिया के एजेंसीज को हैक किया है। तो किस हद तक इंडिया की एजेंसी सेफ है? देखिए, साइबर वर्ल्ड में कोई सेफ नहीं है। जी अभी जो जिसको हम बार बार अंग्रेजी में ट्रूइज्म बोलते हैं, जी तो जो साइबर सिक्योरिटी का ट्रूइज्म है, दैट बीइंग गेटिंग हैक्ड इज द न्यू नॉर्मल। जी तो हैक तो आपकी होगी, जी कब होगी, कैसे होगी, आपको नहीं पता।
जी So the whole game is to make yourself as secure as possible. और उसके आगे भी कि अगर हैक होना ही है जी तो वो बोलते हैं रेजिलियंस होना चाहिए कि मान लीजिए वो हैक हो गया 2015 में हमारा वेबसाइट हैक हो गया जी था, पाकिस्तान ने किया था और 4 घंटे के अंदर हम लोग वी वर एबल टू ब्रिंग इट बैक। जी तो हैक होगा, है क्या, 50 तरह के गार्ड रेल्स लगाएंगे, डिफिकल्ट करेंगे, जो होगा चांसेस रहेगा, जी लेकिन हैक होने के बाद फिर आप वापस कैसे बिजनेस में आएंगे जी वो आपको सोचना जरूरी है। क्यों, हमारे पास अगर आप देखेंगे तो एक बैकअप भी नहीं रहता। जी तो 50 तरीके की चीजें जिससे आप ये कर सकते हैं। और अब जो है हैकिंग, उसमें जो सबसे ऊपर माना जाता है दैट इज नोन एज रैंसमवेयर। जी तो रैंसमवेयर एक तरीके से एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज हो गया जी और वो डिफरेंट रैंसमवेयर गैंग्स कनेक्ट करते हैं और उनका जो जॉब है ना वो पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इट इज बिकम दे कॉल इट एज ए सर्विस। जी तो पहले जो है एक्सेस ब्रोकर्स होते हैं, जी वो आपको केवल एंट्री दिला के उनके सिस्टम में वो निकल जाएंगे, वो अपना पैसा लेके निकल जाएंगे। जी फिर वो जो इन्फिल्ट्रेट करेगा उसको एक लेवल तक जाएगा, डेटा निकालेगा वो एक लेवल तक जाएगा, कोई और लेवल तक जाएगा। तो ये पूरा एक इंडस्ट्री हो गया। जी उसको जिस तरीके से हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं अ, बहुत मुश्किल है, नंबर वन। नंबर टू, जो अभी आप बोल रहे हैं कि एजेंसीज का कितना क्या है, एजेंसी से खाली लेना देना नहीं है, इट इज ऑफ एवरी इंडस्ट्री। जी उसका आज के तारीख में साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए, जी तभी हमें पता चलेगा ये किस हालत ओके में। नेक्स्ट, कोई भी वॉर का, जी वेदर इट इज रशिया यूक्रेन या जो भी एनी वॉर, और अभी करंट इजराइल ईरान, बीच में हमारा इंडिया पाकिस्तान जो भी हुआ, जी तो एवरी वॉर हैज अ साइबर कंपोनेंट। तो जी जो एक फिजिकल वॉर के साथ ना एक साइबर वॉर चलते रहता है। जी तो यू हैव टू कंट्रोल बोथ द नैरेटिव्स। जी और उससे भी इंपॉर्टेंट, जो फॉर्चुनेटली हो सकता है इंडियन हैकर्स के पास भी औकात नहीं था और पाकिस्तानियों के पास भी नहीं था, मुझे आइडिया नहीं है। जी तो मेन व्हाट वी टारगेट, जो कि एस्टोनिया में हुआ है, जी दे टारगेट द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जी मान लीजिए बैंगलोर वाटर सप्लाई, उसको जी रोक दी। जी मान लीजिए उसमें कोई केमिकल मिला दिया, कहीं पे वो कंट्रोल हो रहा है। जी दो सिस्टम्स आर नोन एज स्काडा सिस्टम्स। जी वो बेसिकली सीमेंस और यही सब कंपनी, उसमें वो इन्फिल्ट्रेट करके करते हैं। जी तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी देश जी के लिए। और आज के तारीख में हर एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करता है। उसके बाद आगे मैं आपके विवेक पे और ऑडियंस के विवेक पे छोड़ देता हूँ कि वो कितना अपने को सेफ और अनसेफ समझते हैं। और कभी भी मैं पिछले 15 साल से 20 साल से लेक्चर दे रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी पे, तो जब मैं शुरू करता हूँ तो हर एक आदमी सिक्योर फील करता है और जब मैं वहां से निकलता हूँ तो हर एक आदमी इनसिक्योर फील करता है। जी सो दिस से इग्नोरेंस इज ब्लिस। जी लेकिन आज की दुनिया में आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा तो आप एक इग्नोरेंट साइबर शहीद के रूप में आप खत्म हो जाएंगे बस। सो जिस समय इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसी टाइम में आरबीआई एक नोटिस इशू करती है फॉर ऑल द बैंक्स एंड एनबीएफसी कि हम उनके ऊपर साइबर अटैक्स हो सकते हैं। तो किस हद तक इंडियन बैंक सेफ है और क्या आरबीआई भी हैक हो सकता है? आरबीआई का मुझे नहीं पता, बट इंडियन कमर्शियल बैंक्स आर नॉट सेफ। और उसका एक दो मैं आपको इंस्टेंसेस देता हूँ। जी वानाक्रय का अटैक हुआ था 2017 या कभी, जी 17-18 समथिंग लाइक। तो इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट सेड कि नहीं हमारा कुछ ज्यादा अटैक नहीं हुआ, जी जबकि वर्ल्ड का जो भी स्टडी किया गया उसमें इंडिया को फोर्थ लार्जेस्ट माना गया है एज फार एज द वानाक्रय रैंसमवेयर अटैक्स आर कंसर्न। ओके हमारा सर्टेन, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, या जो भी एजेंसी है उसने बोला कि बैंक्स पे हमारा कुछ नहीं हुआ। जी लेकिन 10 दिन के लिए इंटरनेट बैंकिंग बंद कर दिया गया था। जब कुछ हुआ ही नहीं तो हम क्यों बंद कर दे, ये हुआ दूसरा। तीसरा, कि कोई भी सॉफ्टवेयर आज के तारीख में चलता है जिसको हम सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर बोलते हैं, जी मतलब एक ही जगह से पूरा कंट्रोल होता है वो। जी एक सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर में पैच मैनेजमेंट करने के लिए, मत कोई वर्जन आप बढ़ा के जो भी आप चेंजेस, तो उसको पैच मैनेजमेंट बोलते हैं। पैच मैनेजमेंट करने के लिए कोई 2 घंटे से 6 घंटे में कोई भी कितना भी बड़ा सिस्टम में हो जाएगा। जी अब 10 दिन कहाँ लगा ये नहीं समझ में आ रहा।
और आज भी कहीं कुछ होता है, चाहे गवर्नमेंट का हो या बैंक्स का या किसी का हो, वो सीधा बोल देते हैं टेक्निकल थिंग। जी जब वो गूगल पूरा दुनिया चला रहा है, ये जो उनका टेक्निकल होता है नहीं, आप ही का रोज टेक्निकल होता रहता है। जी तो आपको ना सर्वर का क्वालिटी पता है, ना आपको डेटा सिक्योरिटी का है, तो यू डोंट सी, इट इज बिकम सो कॉम्प्लेक्स कि भाड़े पे ले लेके सब कुछ मिला के चलाने से नहीं हो। अगर मान लीजिए जितना भी इंग्रेडिएंट्स है हैदराबाद दम बिरयानी का, जी मैं आपको ला के दे दिया जी और बोले कि आप जो है यूट्यूब में देख के बना दो, जी बना दोगे? नहीं खत्म हो गई। जी सो दिस इज ब्रॉडली वेर इट इज। और आज नहीं, आप ये नॉर्थ कोरियन एक है गैंग, वो करता ही यही काम, ओनली बैंकिंग फाइनेंस Okay. सेक्टर। सो दिस इज वेर वी। जी सो आपने अपने लाइफ में सब कुछ देखा, पैसा था, आपकी जॉब में एक अच्छा सैलरी थी, सोसाइटी में इज्जत था, हर एक चीज़ था मिला आपको। तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मिसिंग रहा जो कि आप मेरे लाइफ में जो आप बता रहा है वो सब कुछ था, जी भगवान की दुआ से आज भी है। जी सो माइट बी वन ऑफ द वेरी रेयर ऑफिसर्स जी जिसको नौकरी में निकलने के बाद भी लोग याद करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में काम करते हैं, और आप भी कर रहे हैं हमारे साथ। और मुझे उम्मीद है कि इस पूरी जिंदगी में मेरे को अच्छे काम का, वर्थवाइल काम का, लोगों का जी मुझे कमी नहीं होगा, क्योंकि मैं वो जितना मेरे में इन्वेस्ट करते हैं, जी मैं उससे ज्यादा उनमें इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। जी सो ये मेरा एक इंडिविजुअल का, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, एंड आई कीप डूइंग इट फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ। जी जो आप बोल रहे हैं कि इतना कुछ हुआ, तो क्या आप अगले जिंदगी में आप कुछ डिफरेंट चाहते थे? जी तो डिफरेंट में मेरा एक ही मुद्दा है जी कि जब मैं नौकरी ज्वाइन कर रहा था, एक एडवर्टाइजमेंट आता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जी इफ यू वांट मोर देन अ जॉब, जी जॉइन सिविल सर्विसेज। जी तो ये तो मुझे लगता है कि एक मायाजाल दिखाया गया, जी वो मोह भंग हो गया। जी सो उसके आगे मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बहुत एग्रेसिवली और वेहेमेंटली मैं बोलना चाहता हूँ जी कि अगर कुछ चीज मुझे कमी लगी, जी मेरे में भी बहुत कमियां हैं, जी लेकिन जो मुझे कमी लगी बाहर से, वो है कि जो ये इकोसिस्टम है, जी ये एक्सेलेंस, टैलेंट और डिलीवरी को सपोर्ट नहीं करता। और जब तक ये चलता रहेगा, जी तब तक जो है कायाकल्प तो नहीं हो सकता। जी यहाँ का इंजीनियर जो है गूगल हेड कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट हेड कर सकता है, तो यहाँ कौन सा प्रॉब्लम? जी तो कहीं तो कुछ है। जी तो मेन मुद्दा है इकोसिस्टम। जी अब जैसे एक कोई बंदा है, आपको एक कॉलेज में पढ़ रहा है बिहार में, जी जैसे मेरे शहर में एक कोई जीएलए कॉलेज, जी ठीक है, जी वो बंदा वही जाके, मैं वही स्कूल में 10th तक पढ़ा ना, जी वो पढ़ के अगर मैं मान लीजिए सेंट जेवियर्स बोकारो और सेंट स्टीवेंस कॉलेज नहीं जाता, जी और मान लीजिए नौकरी में घुसने के बाद भी जो मैं, मेरा फ्रेम ऑफ माइंड था लड़ने का, सीखने का, रिस्क लेने का, अगर वो नहीं रहता, तो आज ये हालत नहीं होता। जी तो मैं भी अपना कहीं आराम से, मतलब दुनिया में रहते हुए गुमनाम होके खत्म हो जाता। जी तो मुझे लगता है कि देयर इज अ बिग इशू जी विद द इंडियन इकोसिस्टम। जी और लास्ट में मैं एक ही कंपैरिजन आपको दे सकता हूँ कि इजराइल में जी कॉन्स्क्रिप्शन है, मतलब मिलिट्री सर्विस इज कंपलसरी। जी तो 16-17 साल की उम्र में ये घुसते हैं, 4-5 साल मिलिट्री सर्विस में रहते हैं, और उस मिलिट्री सर्विस में जितना मिलिट्री सर्विस है, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी का एजुकेशन है। तो इजरायली आर्मी इज सपोज टू बी द बेस्ट एचआर मशीन इन द वर्ल्ड। जी उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट जी इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज द वर्स्ट एचआर मशीन इन द वर्ल्ड, जी क्योंकि वो बेस्ट ब्रेन्स लाके जी उससे कुछ भी नहीं निकाल पाते हैं, या निकालते नहीं है, जो भी होता है, लेकिन हमें नहीं दिखता है। और फाइनल थॉट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इंडिया के टॉप 200 ब्यूरोक्रेट्स को आप ले लीजिए, जी जो इंडिया के किस्मत को डिसाइड कर रहे हैं, जी और उनके जो है 10 साल का परफॉर्मेंस अप्रेजल जी आप जो है मैकेंजी को दे दीजिए, जी और ये पूछो कि ये किस देश के लीडर्स हैं, ये जी ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स हैं जो देश का पूरा किस्मत डिसाइड कर रहे हैं, जी तो बोलेगा कि ये किसी ऐसे कंट्री का है जो कम से कम यूएस से 200 गुना अच्छा है। जी तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस का, कैपेबिलिटीज का, एक्सपर्टीज का,
उसका कोई ग्राउंड रियलिटी से कोई कनेक्ट ही नहीं है। जी तो हम एक अपना कुछ महल बना के हैं, नीचे कुछ और। जी तो दिस इज वेयर वी आर। तो मेरे को इकोसिस्टम चाहिए जी जिसमें कि मैं कर सकूं, और ये नहीं कि बार बार मैं ही ढकेलता रहूं। जी इफ यू सी, जितना मुझे अपने पर्सनल अचीवमेंट अकम्पलिशमेंट्स का चिंता है, जी उतना गवर्नमेंट को भी उसके अकम्पलिशमेंट्स का चिंता होना चाहिए ना। जी सरकार का एडवर्टीजमेंट तो कम से कम नहीं चलना चाहिए ना पैसे देके। जी हमारे टैक्स से पैसे पे हमारे ही पे एडवर्टीजमेंट चला दिया जाए तो कोई मतलब नहीं। जी सो अगर आपको फिर से एक यंग लाइफ जीने का मौका मिले, फिर से आपको यंग लाइफ में ले जाया जाए, तो ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो कि आप दोहराना नहीं चाहेंगे? देखिए, पहला तो मिस्टेक है कि हमारा सोच होता है कि हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। हम पढ़ाई नौकरी के लिए कर रहे हैं। जी जिस दिन नौकरी मिला उस दिन पढ़ाई खत्म। जी तो हो सकता है मैं 1988 89 से 2000 तक मैं पढ़ाई नहीं किया, खाली नौकरी किया। जी 2000 से जो किया तो इट इज फॉर एवरीबॉडी टू सी। सो दिस लर्निंग कर्व, नो, इट शुड नेवर स्टॉप। जी नंबर वन। नंबर टू, आप ऐसे जगह पे रहें जो कि आपको लगता होगा कि मैं लीडरशिप लेवल, डिसीजन मेकिंग लेवल पे था, आपको ऐसा लगता है, लेकिन सरकार के अंदर कुछ माहौल जो है। सो आई वांट टू वर्क एट अ लीडरशिप लेवल वेयर रिसोर्सेज एट आर माय कमांड, और मैं उसको यूटिलाइज करके अपना कर्तव्य दिखा सकता हूँ। जी और वो करने के लिए उतना बड़ा स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। जी ये हो गया दूसरा। जी तीसरा बोलते हैं कि वो मैनेजमेंट बस बोलते हैं जी कि एक मैनेजमेंट बस है, उसमें 35 सीट है। जी तो आई थिंक स्टीव जॉब्स यूज्ड टू से कि अगर वो 35 के जगह 20 ही बंदे लायक मिले ना, जी तो 20 ही में वो बस चला देना चाहिए। जी 35 भरने का जरूरत नहीं है। सो आई वुड लाइक टू वर्क विथ पीपल जी हु हैव कॉम्पिटेंस, और जी कुछ अपना पर्सनल थोड़ा बहुत जो भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है आपका ये रहना चाहिए कि हमें डिलीवर करना है। जी So somewhere I think down the line we have lost सोसाइटल accomplishment कि समाज का इतना प्रगति होना चाहिए, देश का इतना, हमारा हो गया तो हो गया। अब ये कैसे हो रहा है कि मैं आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हूं जी और मेरा डिपार्टमेंट जो है लास्ट है, ये कैसे होगा? जी सो दैट इज वेयर वी आर। तो आई थिंक द इकोसिस्टम, आई थिंक इट इज वेल एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी कि इकोसिस्टम चेंज होना चाहिए। जी सो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू इतना थैंक यू। टाइम देने के लिए। हाँ, और नॉट जस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट, आप रियल लाइफ में जो मेरे को सपोर्ट किए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर। यू। जी Been really nice talking to you, and I'll be happy जी to maintain this relationship, and जी together we deliver something very worthwhile in the days to come. Thank जी you. थैंक यू।